Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes. Yes, we can. अच्छा, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो ऑलमोस्ट सभी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, हसन कयूम भी आ गए हैं। वेलकम हसन कयूम। Thank you. अच्छा, ये Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। ये सेशन एसक्यू सर्कल कम्युनिटी है, उसकी तरफ से हम ये अरेंज कर रहे होते हैं। तो ये हर वीकेंड पे होता है। तो ये सेशन बेसिकली हमने लास्ट वीक एक सेशन कराया था एपीआई से रिलेटेड। उसमें काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। एपीआईज़ की जो थ्योरेटिकल जो चीज़ें थी लाइक एपीआईज़ और माइक्रो सर्विसेज़, वेब सर्विसेज़ में डिफरेंसेस क्या हैं। उसके अलावा हसन हमें इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी चीज़ें काफ़ी बता रहे थे। तो उसका जो प्रैक्टिकल सेशन है वो आज हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं हसन से कहूँगा कि हसन आप स्टार्ट करो ये सेशन, हम टाइम वेस्ट और नहीं करते। Thank you so much, Mobeen. So, can you guys hear me? And also, is my screen visible to you or not? Please do let me know so that I can continue my work. Yes, we can see your screen, Hसन। Great. Great. ओके सो आज के सेशन के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि लास्ट सेशन में कुछ सजेशंस आई थी। लाइक सेशन की जो स्पीड थी वो बहुत काफ़ी तेज़ थी। एंड आई विल मेक श्योर कि इस दफ़ा स्लो पे चीज़ें चलें और इजी टू अंडरस्टैंड चलें फर्दर। और ये आज का सेशन किन लोगों के लिए वो बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये सेशन उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो डे टू डे लाइफ में एपीआई टेस्टिंग कर रहे हैं और दे जस्ट वांटेड टू नो कि किस तरीके से वो चीज़ों को मज़ीद ग्रूम वे में टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली ये सेशन उन लोगों के लिए जिनको एपीआईज़ के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड दे जस्ट वांटेड टू लर्न समथिंग अबाउट एपीआईज़। ये सेशन उनके लिए। थर्ड ये सेशन उनके लिए जिनको प्री रिक्वेस्ट और टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये सेशन उनके लिए रहने वाला है। फोर्थ जिनको ये आइडिया नहीं है कि पोस्टमैन का ओवरऑल जो विंडो वॉक थ्रू है वो किस तरीके से है। लास्टली जो ये सेशन उन लोगों के लिए भी रहने वाला है जो जानना चाहते हैं कि यार एपीआईज़ की किन-किन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि ये एपीआई सही से डिज़ाइन हुई हुई है या नहीं हुई। सो हम लोग ये तमाम की तमाम चीज़ें आज के सेशन में कवर कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहला सेशन नहीं लिया, सो आई बिलीव मैं थोड़ा-सा रिकैप करवा देता हूँ कि हमने प्रीवियस सेशन में किया क्या था सो दैट आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आज हम करने क्या जा रहे हैं। ऑल्दो जो आज का सेशन है वो प्रीवियस सेशन में बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। बट हैविंग सेड दैट मैं थोड़ा-सा रिकैप करवा देता हूँ कि हमने लास्ट सेशन में किया क्या था। सो आज का सेशन हैविंग सेड दैट जो प्रीवियस सेशन हमने करवाया था दैट वाज रिलेटेड टू एपीआईज़, वेब सर्विसेज एंड माइक्रो सर्विसेज और फिर हम लोगों ने डिफरेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी क्लियर किए थे। सो आई विल जस्ट ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं हर एक टॉपिक के साथ एक दफ़ा वो क्वेश्चंस रिपीट कर दूँ और जो उनके आंसर्स हैं आप सेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं। एजेंडा क्या रहेगा कि अगेन हैविंग सेड दैट रिवीजन हो रही होगी बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इधर कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे जिनको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, राइट? ये सेशन उनको प्रोग्रामिंग सिखाने के बारे में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनको इतनी जावास्क्रिप्ट का पता होना ज़रूरी है। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने प्री रिक्वेस्ट कैसे लिखनी है, टेस्ट कैसे लिखने हैं, तो जो उसके लिए बेसिक्स लेवल की जावास्क्रिप्ट है वो आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू राइट एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्टिंग। थर्डली हम देख रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप की जो रिक्वेस्ट है उनको किस तरीके से हम प्ले कर रहे होंगे। लास्टली फोर्थ सेकंड लास्ट पे हम लोग ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से पोस्टमैन का जो एक विंडोज है कहाँ पे क्या पड़ा हुआ होता है, कौन से ऑप्शन हम कहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं और उसका पर्पस क्या है। एंड लास्टली हम लोग देख रहे होंगे कि प्री रिक्वेस्ट कैसे लिख रहे होते हैं हम लोग और टेस्ट कैसे लिख रहे होते हैं हम। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम लेट्स जस्ट जंप इन इनटू द रिवीजन सेक्शन। सो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वेब सर्विस और वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में। तो वेब सर्विस बेसिकली क्या होती है कि ऐसी सर्विस होती है जो कि ओवर द इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल होती है और ये एप्लीकेशंस और मशीन्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा रही होती है। इसके लिए इसको अपनी मशीन के अंदर और एप्लीकेशंस के अंदर जो कम्युनिकेशन करवा रही हैं कि जो नीड होती है उसके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं रिक्वायर्ड होती। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन और यूजर के दरमियान। इसको ग्राफिकल यूजर की इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है।
और हमने इसमें यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज वेब सर्विस एंड व्हाट इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन, सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो यही डिफरेंस है कि उसको GUI रिक्वायर्ड होती है, जबकि वेब बेस्ड एप्लीकेशन को GUI रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो यूज़र और एप्लीकेशन के दरमियान में कम्युनिकेशन है, वेब सर्विस जो है वो एप्लीकेशंस और मशीन्स के दरमियान में कम्युनिकेशन है। और इसकी मैंने एक डायग्राम भी बता दी थी किस तरीके से वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विस के आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। फिर हम लोगों ने देखा था किस तरीके से वेब सर्विस की जो बेनिफिट्स हैं ओवर दी वेब बेस्ड एप्लीकेशन वो क्या-क्या हैं। चूँकि देखो, वेब सर्विस को अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट नहीं होती। उस वजह से होता क्या है कि ये एक लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाती है। जब चीज़ें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाती हैं तो वो बहुत मज़े की बन जाती हैं। जब वो इसी तरह से वो दूसरों के दरमियान में क्या करवाने कम्युनिकेशन करवाने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाती हैं। सो चूँकि ये लैंग्वेज एंड प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं वेब सर्विसेज़, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, लेट्स से अगर आपके सर्वर डिप्लॉयड होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में लाइक डॉट-नेट और जावा और इस तरह से डिफरेंट एनवायरनमेंट्स पे लाइक लिनक्स एंड विंडो, और अगर आपने उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी हो, तो फिर ऑब्वियसली वेब सर्विस आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं। इसी तरीके से ईज़ी एंड फास्ट इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन एप्लीकेशंस लाइक लेट्स से आपके पास 2 PHP की एप्लीकेशंस हैं या 2 जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन हैं, 2 जावा की एप्लीकेशंस हैं। तो अगर आपने इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करना हो, एक एप्लीकेशन लेट्स से 2008 में लिखी गई थी, एक 2018 में लिखी गई है, तो सिंटैक्स काफ़ी चेंज हो गया होता है, लैंग्वेज काफ़ी अपडेट हो गई होती है, तो उनकी इंटीग्रेशन कभी भी ईज़ी नहीं होती, वेब सर्विस उसको ईज़ी बना देती है। थर्डली ये आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉल हुई हो सकती है लाइक स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, डेस्कटॉप्स, आईपैड्स। तो उनकी जो बिहाइंड द सीन वर्किंग होती है वो रिमेन सेम रहती है। फॉर एग्जांपल वेब सर्विस का अगर काम है टू सर्च फ्लाइट, क्योंकि वेब सर्विस का मतलब है कि मैं एक ऐसी सर्विस हूँ जो कि ओवर द इंटरनेट अवेलेबल हूँ। तो अगर इंटरनेट के ऊपर मुझे सर्च करना है कि यार आज की फ्लाइट्स कौन-कौन सी अवेलेबल हैं टुवर्ड्स द श्रीलंका, कल मैंने मैच देखने जाना है, सो दैट मैं अगर वो देखता हूँ तो डिफरेंट मेरे पास फ्लाइट्स आ जाएँगी कि ये फ्लाइट्स अवेलेबल हैं कल के लिए या आज के लिए। तो बिहेवियर सेम है। चाहे मैं स्मार्ट वॉच से वेब सर्विस को कॉल कर लूँ, चाहे मैं मोबाइल से कर लूँ, चाहे मैं डेस्कटॉप से कर लूँ, चाहे आईपैड से कर लूँ। सो दैट्स हाउ इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू मल्टीपल एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स। आगे मैंने उसकी डायग्राम के थ्रू बता दिया था किस तरीके से है। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि एपी और वेब सर्विस में डिफरेंस क्या होता है, तो एपी इज़ सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी होती है और विद इन द सिस्टम में पड़ी हुई होती है। और इसकी हमने एग्ज़ाम्पल इस तरीके से देखी थी, लेट्स से अगर आपके पास एक लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड stdio.h, जब सी प्लस प्लस के अंदर आप कोड लिख रहे होते हो, जिसकी एक्सटेंशन सीपीपी होती है फाइल की, उसके अंदर आप जब ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हो तो आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंटरनेट के बगैर भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। वेब सर्विस के लिए आपको हमेशा इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इंटरनेट नहीं प्रोवाइड करते तो उस केस में आपकी रिक्वेस्ट जो है ना वो फेल हो जाती है। तो इसके दरमियान में भी यही डिफरेंस पूछा जाता है कि वेब बेस और वेब सर्विस और एपीआई में डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस ये है कि एपीआई इज सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड विद इन द सिस्टम व्हाइल वेब सर्विस इज अवेलेबल ओवर द नेटवर्क, और इसको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है। लेकिन इन जनरल अगर पूछा जाए तो अगर आपसे जब भी एपीआई के बारे में कोई पूछता है ना, वो बेसिकली वेब सर्विस की बात कर रहा होता है। तो आपने तब जो डेफिनेशन बतानी है वो यही बतानी है कि इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस and machines, and it may required or may not required to perform operations and internet। उसको इंटरनेट की ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो जनरल में अगर कोई एपीआई के बारे में पूछे तो ऐसे है, लेकिन अगर वो कैटेगोरिकली डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस में आपने फिर वो बता देना है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने वेब सर्विसेज़ की टाइप्स बता दी थी, तो हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती थी, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल एंड रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। सोप जो है ये प्रोटोकॉल है, जो रेस्ट है ये आपके पास एक आर्किटेक्चरल है। ये दोनों ही कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होती हैं बिटवीन द एप्लीकेशंस एंड मशीन्स। दोनों ही एचटीटीपी प्रोटोकॉल को इंटरनली यूज़ कर रही होती हैं टू ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन एप्लीकेशंस एंड मशीन्स। उसके साथ-साथ सोप का सिर्फ़ ये है कि ये सिर्फ़ एक्सएमएल फॉर्मेट को सपोर्ट करती है टू एक्सचेंज डाटा, लाइक रिक्वेस्ट अगर भेजनी है तो वो भी सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट में जा रही होगी, रिस्पॉन्स भी एक्सएमएल फॉर्मेट में आ रहा होगा। व्हाइल ऑन द अदर हैंड जो रेस्ट है, इसमें आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, रिस्पॉन्स भी गेट कर सकते हो, लाइक प्लेन टेक्स्ट, एचटीएमएल, जेएसएन, एक्सएमएल एंड पीडीएफ एटसेट्रा।
सो आगे फिर हमने इनके एक थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। इनके अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेब सर्विसेज एंड देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज। बीइंग सेड दैट लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था सोप क्या होता है। ये बेसिकली प्रोटोकॉल है और रेस्ट एक हमारे पास आर्किटेक्चरल है। सोप के लिए हमारे पास जो हमने देखा था कि ये अपने स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है, जबकि रेस्ट जो स्टैंडर्ड डिफाइन करता है वो इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा होता। सोप का हमने देखा था ये प्रोटोकॉल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। रेस्ट ऑन दी अदर हैंड आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स प्रोवाइड कर देता है टू एक्सचेंज डाटा। सो पे सिर्फ आप एक ही फॉर्मेट का डाटा एक्सचेंज कर सकते हो। फिर हमने एक की डिफरेंस ये भी देखा था कि सोप में सिर्फ आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो पोस्टमैन को यूज करते हुए। रिकमेंडेड वो ही आप ऐसे गेट भी यूज कर सकते हो। लेकिन रेस्ट के अंदर आप मल्टीपल रिक्वेस्ट को कर सकते हो, लाइक पोस्ट पुट पैच डिलीट एटसेट्रा। प्लस रेस्ट बहुत लाइट वेट है और फास्ट है, वाइल ऑन दी अदर सोप जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। सो दीज आर द डिफरेंसेस जो कि आपको बताने हैं जब आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेता है। हैविंग सेड दैट लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द माइक्रो सर्विसेज। सो माइक्रो सर्विस क्या है? आज अगर आप बात करो आज की इंडस्ट्री पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, श्रीलंका की हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, कहीं भी यूरोप में, दे आर प्रेफरिंग माइक्रो सर्विसेज। अब माइक्रो सर्विसेज के साथ साथ जो डेटाबेस की अगर बात की जाए, जो कि मेरा आज का टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, दे आर सपोर्टिंग मल्टी टेनेंसी। व्हाट इज मल्टी टेनेंसी? फॉर एग्जांपल आपके पास जो यूजर आए हैं वो लेट्स से एज ए कंपनी रजिस्टर हो रहे हैं आपके सिस्टम में, और लेट्स से आपके पास 5 कंपनी से रजिस्टर होने के लिए आई हैं। तो जो बैकएंड पे डेटाबेस बनती है ना, हर एक कंपनी की एक अलग डेटाबेस मेंटेन हो रही होती है। दिस इज कॉल्ड मल्टी टेनेंसी। फॉर एग्जांपल यूजली क्या होता है, अगर ऐसे यूजर का टेबल है तो जितनी भी कंपनीज मेरे सिस्टम में आगे साइन अप करेंगी तो उनके उस यूजर टेबल के अंदर सबकी डेटाबेस मेंटेन हो रही होती है। यूजली ऐसे होता है। लेकिन आजकल क्या होता है मल्टी टेनेंसी के अंदर, अगर आपके पास 10 कंपनीज आई तो 10 की 10 डेटाबेस क्रिएट होंगी बैक एंड पे क्लाउड के ऊपर। सो ये काफी एक्सटेंसिव चीजें अब गेम और लीग काफी अप हो चुकी है व्हेन इट कम्स टू द आईटी इंजीनियरिंग। सो माइक्रो सर्विसेज क्या है? माइक्रो सर्विसेज बेसिकली रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई की अगर मैं बात करूं, आपसे जब भी कोई पूछेगा ना माइक्रो वेब सर्विसेज की टाइप कितनी है, वो दो हैं, रेस्ट एंड सोप। जब आपसे पूछे कि माइक्रो सर्विस क्या है, तो माइक्रो सर्विस आपके पास रेस्ट एपीआई है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाई कंपनीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो उसके लिए आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रेस्ट है ना, सोप की बात नहीं कर रहा। वेब सर्विसेज की दो टाइप्स हैं, रेस्ट एंड सोप। अब सोप एंड हो गया, सोप का हमने डिस्कस कर लिया, अब नहीं करेंगे। रेस्ट के आगे मैंने डिफरेंट चीजें बताई थी। माइक्रो सर्विसेज क्या है? ये भी रेस्ट है, रेस्ट एपीआई है। अब रेस्टफुल एपीआई के आगे दो आर्किटेक्चर्स हैं। ये दोनों आर्किटेक्चर रेस्ट एपीआई के हैं, रेस्टफुल एपीआई भी इनको कहा जाता है। तो कंपनीज क्यों शिफ्ट हो रही हैं टुवर्ड्स दी रेस्ट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर? नंबर वन, पहले क्या होता था कि हमारे पास एक आर्किटेक्चर होता था मोनोलिथिक। इसमें क्या होता था, एक यूजर इंटरफेस होती थी और जितनी भी सिस्टम की एपीआईज होती थी वो बिजनेस लॉजिक में डिफाइन कर दी जाती थी। उसके बाद क्या होता था, एक डाटा इंटरफेस लेयर होती थी जो कि इंटरेक्ट करती थी विद द डेटाबेसेस। इसका नुकसान ये होता था, फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस लॉजिक आपकी कहीं एरर थ्रो कर देती थी ऑन दी प्रोडक्शन लेवल, आपको क्या करना पड़ता था, पूरी की पूरी प्रोडक्शन साइट डाउन करनी पड़ जाती थी। उसका फ्लो क्या निकलता था हमारे पास, आपके पास काफी बिजनेस लॉस होता था। वाइल ऑन दी अदर हैंड माइक्रो सर्विसेज का क्या सीन है कि माइक्रो सर्विस के अंदर आपके पास जितने मॉड्यूल्स हैं एप्लीकेशन के, उनके लिए तमाम की तमाम वेब सर्विसेज बन जाती हैं, सॉरी माइक्रो सर्विसेज बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास प्रोजेक्ट है जो कि क्या करता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसके अंदर 4 मॉड्यूल्स हैं। नंबर वन, हम यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट डिलीट कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट्स को क्रिएट अपडेट डिलीट कर सकते हैं। हम रिसोर्सेज को असाइन कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एंड मोर ओवर हम पेमेंट कर सकते हैं। तो अब बिलिंग का एक मॉड्यूल अलग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मॉड्यूल एक अलग है, रिसोर्स मैनेजमेंट का मॉड्यूल उसमें एक अलग है, यूजर मैनेजमेंट का मॉड्यूल एक अलग है। ये चारों मॉड्यूल्स के लिए 4 डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज बनेंगी और हर एक माइक्रो सर्विसेज की एक अपनी डेटाबेस है। तो अगर और ये हर माइक्रो सर्विस एक सेपरेट एप्लीकेशन बन जाएगी। फिर उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर कल के नाम को आपके पास प्रोडक्शन पे कोई इशू आ जाता है ना, यू डोंट हैव टू कीप द एंटायर प्रोडक्शन साइट डाउन जस्ट टू फिक्स दैट बग। आप सिंपली क्या करते हैं, जो बगी चीज होती है उसको डाउनलोड करते हो। आफ्टर फिक्सिंग दी बग यू सिंपली रीडिप्लॉय दैट। उससे क्या होता है, आपका जो बिजनेस लॉस होता है एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक आर्किटेक्चर काफी कम होता है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा होते नहीं, होता ऑब्वियसली। अगर आपके पास कोई यूजर आ रहा है, वो सर्विसेज यूज करना चाह रहा है जो कि डाउन है, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी बिजनेस लॉस, बट इट इज गोइंग टू बी लेस एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। फिर हमने पोस्टमैन पढ़ा था, क्या होता है कि ये बेसिकली ऑटोमेशन टूल और प्लगइन है जो कि प्राइमरीली यूज होती है वेब सर्विसेज की रेस्ट एपीआईज की टेस्टिंग के लिए, बट आप इसको सोप बेस्ड वेब सर्विसेज की टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। ये लाइट वेट एंड फास्ट है, डेवलपर भी इसको यूज करते हैं।
फॉर द यूनिट टेस्टिंग, एंड हम डिफरेंट तरह की रिक्वेस्ट कर सकते हैं लाइक गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट एक्सेट्रा। और डेवलपर क्यों यूज़ करते हैं? डेवलपर्स यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। यूनिट टेस्टिंग मतलब अगर वो देखते हैं एपीआई ठीक काम कर रही हो, जो कोड उन्होंने लिखा होता है हर लॉजिक के अगेंस्ट को उनको एक लॉजिक लिखनी पड़ती है, यूनिट टेस्ट केस लिखना पड़ता है कि ये लॉजिक उन्होंने क्यों लिखी है। अगर वो कवरेज कंप्लीट हो देन वो कोड अपना पुश करते हैं, देन इट कम्स टू दी क्यूए बकेट और फिर हम उनको वेरीफाई कर रहे होते हैं। सो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी, फिर आगे डिफरेंट तरह के हमने मेथड्स के बारे में देख लिया था कि मेथड्स कौन-कौन से होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ मेथड्स के बारे में तो आप लोगों को आइडिया होगा, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस एंड ट्रेस। हेड, ऑप्शंस एंड ट्रेस, दे आर दी आई एम थिंकिंग एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप लोगों के लिए न्यू होंगे। हेड क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये गेट की तरह ही काम करता है। गेट की एपीआई क्या करती है? रिसोर्सेज को गेट करके ले आती है फ्रॉम द सर्वर साइड। हेड ऑन दी अदर हैंड क्या करता है? ये रिस्पॉन्स नहीं दिखाता आपको, ये सिर्फ हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन बता देता है कि एप्लीकेशन की हेडर इंफॉर्मेशन क्या है। ट्रेस किस लिए यूज होता है? ये रिक्वेस्ट की डिबगिंग के लिए यूज होता है। ऑप्शंस क्यों किस लिए यूज होता है? अगर आपने ये देखना हो ना कि एपीआई के अंदर कौन, इस एपीआई के अगेंस्ट कौन कौन से रिक्वेस्ट मेथड सपोर्टेड है, तो हम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एपीआई www.google.com, मैं अगर इसको सर्च करूँ और इसके ऑप्शंस मेथड सेलेक्ट कर लूँ रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, तो मुझे वो बताएगा कि इस एपीआई के अगेंस्ट कौन कौन से आप मेथड कॉल कर सकते हो। गेट का कर सकते हो, पोस्ट का कर सकते हो, पुट का कर सकते हो कि नहीं। एक क्वेश्चन इसमें भी बड़ा पूछा जाता है, वो है जी पुट और पैच के दरमियान में डिफरेंस क्या है? तो पुट का डिफरेंस ये है पैच के दरमियान में, जब आपने सर्वर साइड पे कोई चीज़ अपडेट करनी हो, कोई रिसोर्स अपडेट करना हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? पूरी की पूरी जेसन रिक्वेस्ट का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो भेजना पड़ता है सर्वर को, ये बताने के लिए कि यार देखो हसन कयूम का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो रॉन्ग लिखी हुई है, आपको इनको करेक्ट करना है। लेकिन वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करने के लिए भी मुझे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एज, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टू मेंशन विद इन दैट ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट जाएगा सर्वर साइड पे। आफ्टर दैट जो चीज़ अपडेटेड मैंने लिखी होगी अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो तो जाके अपडेट हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड पैच क्या कहता है? पैच सिंपली ये कहता है जो चीज़ आपको अपडेट करनी है, यू जस्ट नीड टू पुट दैट इन द ऑब्जेक्ट बॉडी, और मैं ये लेके चला जाऊँगा। आपको अपनी आईडी बता दो क्या है, आईडी लेके जाके मैं आपका काम कर दूँगा। यू डोंट हैव टू प्रोवाइड रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन इन योर ऑब्जेक्ट। सो हमें ये इसके अंदर बेनिफिट मिल जाता है। फिर हमने डिफरेंट तरह के स्टेटस कोड्स पढ़े थे, लाइक 200 की सीरीज़ थी, 100 की सीरीज़ थी। उसमें जो इम्पोर्टेंट वन है, लाइक 200 क्यों यूज़ होता है? जब आपको सर्वर साइड पे कुछ चीज़ डिलीट करते हो या अपडेट करते हो तो 200 का स्टेटस कोड आपको मिलता है। 201 जब कोई चीज़ क्रिएट करते हो तब मिलता है। 204 जब आपको, जैसे आपने कुछ चीज़ डिलीट की या अपडेट की, उसके बाद नो कंटेंट भी सम टाइम वो दे देता है 200 के की बजाय, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। और फिर 2018 स्टेटस कोड होता है, 208 जिसे कहेंगे उर्दू में। वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक यूजर ने साइन अप करा, उसने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली, एंड आफ्टर दैट ही इज री ट्राइंग टू रजिस्टर हिमसेल्फ। अब उसने साइन अप प्रोसेस कंप्लीट पहले नहीं किया था, उसकी ईमेल वेरिफिकेशन रहती थी। अब कुछ अर्से के बाद वो दोबारा खुद को साइन अप करने की कोशिश करेगा तो सर्वर एक उसको एरर थ्रो करेगा, ऑलरेडी रिपोर्टेड 208, व्हिच मींस के यू जस्ट हैव टू वेरीफाई योर ईमेल। आपने अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट, आपका इन प्रोसेस है, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट दैट प्रोसेस। 300 की सीरीज आपके पास रिडायरेक्शन मैसेजेस होते हैं। 400 के अंदर आपके पास क्लाइंट साइड एरर मैसेजेस होते हैं। लाइक 400 जब आपको एक ऐसी एपीआई की रिक्वेस्ट भेजते हो, इनवैलिड यूआरएल भेज देते हो या इनवैलिड बॉडी भेज देते हो, तो वो बैड रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड फेंक देता है 400। 40 फिर यहाँ से 401 है, जैसे अगर आप एपीआई को एक्सेस करना चाह रहे हो, कुछ एपीआई ऐसी होती हैं उनके अंदर आपको यूजर नेम और पासवर्ड भेजना पड़ता है। जब आप वो भेज रहे होते हो, तो जैसे वो अगर आप इनवैलिड क्रेडेंशियल्स भेजते हो तो सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है विद द 401 स्टेटस कोड व्हिच इज इन अनऑथराइज्ड एरर। और अगर लेट्स से आप ऑथराइज्ड हो गए हो, ऑथेंटिकेट हो गए हो और सिस्टम के अंदर लॉगिन करके हो, तो उसके बाद अगर लेट्स से आप कोई एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हो जो कि आपको अलाउड नहीं है करना, तो सर्वर आपको जो रिस्पॉन्ड कर रहा होगा वो 403 स्टेटस कोड होगा व्हिच इज फॉरबिडन एरर। इस तरह से 404 एक स्टेटस कोड होता है जब आप कोई ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता सिस्टम के अंदर, तो 404 का स्टेटस कोड हमें सर्वर रिटर्न करता है व्हिच इज नॉट फाउंड। 405 एक ऐसा होता है, जैसे अगर आप पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज रहे हो और पोस्ट का मेथड आप पोस्ट की बजाय गेट कर देते हो, तो सर्वर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होगा 405 स्टेटस कोड के साथ व्हिच इज मेथड नॉट अलाउड। आप इसी तरीके से अगर लेट्स से आप एक ऐसा आपके पास टोकन है जो कि आपको वेरीफाई करना है, लेट्स से आपने साइन अप किया, साइन अप करने के बाद आपने ईमेल अपनी वेरीफाई नहीं की,
24 घंटे के बाद वो टोकन एक्सपायर हो गया, आप अपनी ईमेल ओपन करते हो, एक्सपायर टोकन के ऊपर क्लिक कर देते हो, तो सर्वर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होगा विद द 406 स्टेटस कोड विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सपायर हो चुका है। इसी तरीके से आपके पास अगर ऐसे आपने साइन अप कंप्लीट कर लिया, रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट है और आप रीट्राई करते हो खुद को साइन अप करने की, रजिस्टर करने की, देन इन दैट केस सर्वर रिस्पॉन्ड करता है विद द 409 स्टेटस कोड विच इज कॉन्फ्लिक्ट एरर। 500 की सीरीज है, फिर ये सर्वर साइड एरर मैसेजेस आ जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो 500 है, इंटरनल सर्वर एरर 502 बैड गेटवे है। और रिसेंटली मैंने एक मेंशन भी किया था कि मैं बैंक की सर्विसेज यूज कर रहा था, लॉगिन कर रहा था, लॉगिन का पेज ही नहीं चल रहा था, वो मुझे लॉगिन करने ही नहीं दे रहा था, हालांकि मैं अपनी क्रेडेंशियल्स बिल्कुल वैलिड भेज रहा था। तो वो मुझे लिखा आ रहा था सर्वर साइड से 503 सर्विस अनअवेलेबल। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने प्रीवियस सेशन में कर ली थी। आई जस्ट वांटेड टू रिकैप ऑल दी इंटायर प्रीवियस सेशन। सो आज की हमारी जो टू डूज हैं, अगर मैं उसकी अगर स्पेसिफिकली बात करूं और मैं अगर स्क्रॉल अप कर सकूं, तो हमारा जो सेकंड चीज थी वो थी जावास्क्रिप्ट की हमने बेसिक्स देखनी कि जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स क्या होती हैं। अच्छा, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस जावास्क्रिप्ट रिलेटेड थिंग्स, क्योंकि अगर हम ये नहीं सीखते और हम डायरेक्ट कोड लिखने की तरफ चले जाते हैं, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि हमें कोड की समझ नहीं आएगी और फिर हम लोग सिर्फ चीज़ों के अजम्पशंस की बेस पे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। बहुत इजी है जावास्क्रिप्ट एज कंपेयर टू जावा एंड सी प्लस प्लस एंड सी। आपको कुछ चीज़ों का बस ख्याल रखना होता है, आपको सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखना होता। सो इससे पहले कि मैं कोई काम करूँ, कोई और मैं एक काम करता हूँ कि मैं यार कलेक्शन को क्लोज करना पसंद समझूंगा, ताकि मैं आप लोगों को साथ-साथ करके दिखा भी सकूँ कि मैंने एक्चुअली में इसमें किया क्या है। तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग पोस्टमैन की वॉक थ्रू कर लेते हैं कि विंडोज़ में हमारे पास अवेलेबल क्या-क्या रहता है। अच्छा, अगर आप पोस्टमैन के ऊपर आओ ना, स्क्रीन विज़िबल है ना मेरी? मुबीन मुझे सिर्फ़ एक दफ़ा बता दीजिएगा। कैन एनीवन कैन एनीवन ऑफ यू जी जी कन्फर्म? विजिबल ग्रेट। है जी विजिबल है। ग्रेट। क्लियर है। ओके। ओके, सो इन दैट केस लेट्स से हम अगर पोस्टमैन के ऊपर आते हैं ना, तो पोस्टमैन के ऊपर हमें कुछ चीज़ें इस तरीके से दिख रही हुई होती हैं। अब हमें जो मोस्टली जिन चीज़ों के साथ इंटरैक्टिविटी हम कर रहे होंगे, मैं उन चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लोर करता हूँ। सो फर्स्ट थिंग, आपके पास इधर आ रहा है कि माय वर्क स्पेस, ये आपकी वर्क स्पेस इधर मेंटेन हो रही हुआ करेगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर दूं, तो आपको आपकी इधर इस तरीके से बताएगा कितनी आपके पास कलेक्शंस पड़ी हैं या क्या। ये आपकी बेसिकली एक वर्क स्पेस आपकी मेंटेन कर रहा होगा, ये हिस्सा, ठीक है, ओवरव्यू बता रहा होगा। सेकंड, अगर मैं देखूं तो ये कलेक्शंस है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, तो मेरी एक कलेक्शन पड़ी हुई है। कलेक्शंस क्या होती हैं, हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कलेक्शन क्या होती हैं, ये आपके पास ग्रुप ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं, जिनको आपने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ होता है, ताकि आप नीड आने पे उसको यूज़ कर सको। फॉर एग्जांपल, अगर आप कलेक्शंस बना के अपनी रिक्वेस्ट को सेव नहीं करते, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट रिक्वेस्ट को, तो आपके पास जब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट होंगी, यू विल गेट कंफ्यूज कि ये किस माइक्रो सर्विसेज की एपीज हैं जिनको मैं कॉल कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, एच रिक्वेस्ट, और इस एच रिक्वेस्ट को लेट्स से मैं कह देता हूँ एच एंड आई एम जस्ट एंटरिंग, आई डोंट नो, www.google.com, दिस इज गोइंग to do nothing. Let's say this is the request and I'm going to save it. अब मैं इसको सेव करता हूँ ना, कंट्रोल एस के साथ सेव करोगे आप, तो कंट्रोल एस के साथ सेव करने के ऊपर वो आपसे पूछ रहा है क्या आप, मेरे पास ये पहले पड़ी हुई थी एक कलेक्शन, राइट, इसके अंदर करना है या किसके अंदर करना है। मेरे पास अभी इस वक्त कोई भी कलेक्शन मौजूद नहीं है। तो अगर लेट्स से मैं इसको करता हूँ, तो अगेन वो मुझे पूछेगा कहाँ पे करनी है। सो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको वैसे ही सेव करूँ, मैं इसके ऊपर कंट्रोल एस किया मैंने, मैं इसको आगे कहता हूँ कि यार मैं मेरी वर्क स्पेस में आओ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कलेक्शन। अगर आप इसमें सेव नहीं करना चाह रहे, तो आपको एक न्यू कलेक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि आप इसमें किस कलेक्शन के अंदर करना है। इसलिए कलेक्शन के अंदर जब आप चीज़ें रखते हो, तो चीज़ें आपके पास ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इधर एक रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, अगर मैं ट्राई करता हूँ कि इसको अगर मैं बाहर लेके आ सकूँ, तो क्या मैं लेके आ सकता हूँ? नहीं। हमें कुछ ना कुछ डाटा को फोल्डर की फॉर्म में रखना होता है, कलेक्शंस बना के रखना होता है। अब न्यू कलेक्शन अगर मैंने बनानी हो, अपनी रिक्वेस्ट को मैं ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ, तो मेरे पास ये प्लस का एक आइकन आ रहा है, जहाँ पे मैं अपनी रिक्वेस्ट को ऑर्गेनाइज करके रख सकता हूँ। मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये मेरे लिए क्या करेगा, एक कलेक्शन बना देगा और उसका मैं नाम रख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल सर्कल।
अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये मेरी कलेक्शन इधर सेव हो गई। आई जस्ट वांट कि मेरी ये वाली रिक्वेस्ट इसके अंदर सेव हो। मैं अगेन करूँगा कंट्रोल एस, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो मेरी तरह तो आप कमांड एस प्रेस कर रहे होगे। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे मैं कमांड एस करूँगा तो मुझे सिस्टम दोनों कलेक्शंस दिखा रहा है कि मैं आप किसके अंदर सेव करना चाह रहे हो। आई एम सेलेक्टिंग एसक्यूएल सर्कल एंड आफ्टर आई एम प्रेसिंग सेव। जैसे मैं सेव करता हूँ ना, तो वो मेरी रिक्वेस्ट इस कलेक्शन के अंदर आके सेव हो चुकी है। ठीक है, अब ये गेट की रिक्वेस्ट है कि यार ये मेरे पास जो डाटा है ना वो सर्वर से लेके आएगी, अगर ये मेरे पास यूआरएल जो है ना वो वैलिड होगी। अच्छा, तो अभी तक हमने देखा कलेक्शंस क्या होती हैं, कलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, ताकि हम चीज़ों को ग्रुपिंग करके रख सकें, चीज़ों को फ़ोल्डर बना के रख सकते हैं, ताकि चीज़ें स्ट्रक्चर वे में रहें, और कल को को जिस सर्विस की हमें ज़रूरत हो हम डायरेक्टली वहाँ नेविगेट करके उसको यूटिलाइज़ कर सकें। नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने आपकी रिक्वेस्ट का नेम है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, गूगल रिकॉर्ड्स, गेट गूगल रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली मैं गेट की एक कॉल कर रहा हूँ, और मैं इसके अंदर सिंपली लिख रहा हूँ गेट गूगल्स रिकॉर्ड्स। इस तरह से आप भी उसकी रिक्वेस्ट का नेम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लो आप रख सकते हो। अगर आपने इसके अंदर दूसरी रिक्वेस्ट को क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप ऐड रिक्वेस्ट करो। इधर से भी अगेन करना चाहो तो इधर से भी कर सकते हैं न्यू के कीवर्ड के साथ, लेकिन अगर आपके पास कलेक्शन मौजूद हो तो इधर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वो आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप ये पूरी की पूरी कलेक्शन को रन करना चाह रहे हो, इसको शेयर करना चाह रहे हो, इसको मूव करना चाह रहे हो, इसको एडिट करना चाह रहे हो, इसमें फ़ोल्डर ऐड करना चाह रहे हो, इसको इसके अंदर रिक्वेस्ट को ऐड करना चाह रहे हो। सो हम या इसको रीनेम, डुप्लीकेट, एक्सपोर्ट क्या करना चाह रहे हो। सो हम इसको एक काम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ना एक चीज़ अक्सर पूछी जाती है क्यूएस को कि यार हमारे पास जो अपने सिस्टम की लेटेस्ट कलेक्शन है ना वो शेयर कर दो। तो कलेक्शन को शेयर करने का तरीका क्या है कि आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। वो आपसे पूछता है किस कलेक्शन को आप किस फॉर्मेट में भेजना चाहोगे, इस वर्जन के साथ, इस वर्जन के साथ, ये पोस्टमैन के अपने वर्जन है कलेक्शंस के। आप जो लेटेस्ट वन है उसको क्लिक कर लो, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट करने के बाद आपसे वो पूछ रहा होगा कि किस एड्रेस पे इसको सेव करना है। सो लेट्स जस्ट कीप इट डाउनलोड्स। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये मेरा जो कलेक्शन है मेरे पास ये सेव हो जाएगी जाके मेरे डाउनलोड्स में। और अगर मैं अपने डाउनलोड्स को ओपन करूँ, एंड लेट मी जस्ट ओपन माय डाउनलोड्स, और इस डाउनलोड के अंदर आके मेरी ये जेसन की फॉर्मेट में मेरे पास कलेक्शन पड़ी हुई है। एंड अगर मुझे कोई कहे कि यार मैंने तुझे कलेक्शन भेज दी है जेसन फॉर्मेट में, इसको इंपोर्ट कर लो, तो इंपोर्ट के केस में हम क्या कर रहे होंगे, सिंपली ये क्या आ रहा है, इंपोर्ट का बटन हमारे पास। जब भी हमने कोई कर्ल एपीआई जिसे मैं कह रहा हूँ, या हमें कोई कलेक्शन को इंपोर्ट करना है तो हम इस पे क्लिक कर रहे होंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वो आपसे पूछ रहा है डिफरेंट चीजें कि फाइल है या फोल्डर्स है। क्या है, मैं ऐसे कहता हूँ जी फाइल्स हैं। फिर वो मेरे से पूछेगा अच्छा जी फाइल कौन सी है, मैं अपने डाउनलोड्स में जाता हूँ और मैं जाकर कहता हूँ मुझे ये फाइल चाहिए, वो ओपन करेगा। जैसे वो ओपन करेगा वो कहेगा कलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंपोर्ट एज कॉपी और रिप्लेस, आई एम जस्ट कीपिंग एज कॉपी। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यही कलेक्शन सेम मेरे पास इंपोर्ट होगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक एपीआई है एंड यू वांट कि यार आप इसके साथ इसको शेयर करना चाहो, तो आप इसको भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आप इसको एज ए कर्ल शेयर कर सकते हो। एंड लेट्स से अगर आपको एज ए कर्ल इसको शेयर करना है, तो अगर आप इसको बल्क एडिट के ऊपर क्लिक करो, लेट मी जस्ट, आई थिंक इसके अंदर कुछ मैंने लिखा ही नहीं हुआ, सो वो इसलिए वो कर्ल उसकी बनाएगा नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट आप इसको एज ए कर्ल भी शेयर कर सकते हो। मैं आपको ये लेटर ऑन एट द एंड सेशन जो हमारे पास एपीएस पहले बनी हुई है उनके अंदर ये चीज़ मैं आपको करके दिखा भी दूंगा। सो अभी हम कलेक्शंस को वाइंड अप करते हैं। मैं इसको अब कर रहा हूँ चूंकि ये मुझे अब रिक्वायर्ड नहीं है और मेरे पास ऑलरेडी ये एक पड़ी हुई है, सो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट। ये मुझे पास रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, कलेक्शंस का हो गया। उसके बाद आपके पास यार ये एनवायरनमेंट्स का एक सेक्शन आता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम के अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक बनाया हुआ है एक्सेस टोकन का। अक्सर आप जब एपीएस के साथ काम करते हो ना तो आपको अक्सर एक एक्सेस टोकन मिलता है लॉगिन करने के बाद, और वो एक्सेस टोकन अगर आपके पास होगा तो ही आपकी जितनी भी आगे रिक्वेस्ट है लाइक अपडेट की, डिलीट की, तो वो चल रही होती हैं। उनके लिए आपको एक्सेस टोकन टाइप का एक एनवायरनमेंट सेट कर लो, एनवायरनमेंट वेरिएबल। या आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये वाला हो सकता है। या आप जो वेरिएबल बनाना चाहो, आपके पास एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना चाहो, ग्लोबल वेरिएबल भी आप बना सकते हो। आप लेट्स से आपने बेस यूआरएल डिफाइन करना है तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। अभी इस सेशन के लिए मैंने सिर्फ एक्सेस टोकन बनाया। अगेन बनाने का तरीका सिंपल है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और मेरे को ये प्लस का आइकन दे रहा है, इसको अगर मैं क्लिक कर लूं वो मेरे से पूछा कि कौन सा वेरिएबल है, मैं लेट्स से इसको कह देता हूं बेस यूआरएल।
ठीक है, वो मेरे से पूछ लेता है कि वेरिएबल की टाइप क्या है, वेरिएबल कौन सा है, उसका मैं नेम बता सकता हूँ, ये नया वेरिएबल बना देगा। और अगर ऐसे मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मैंने ये नहीं कोई और वेरिएबल लगाना है, क्योंकि मैंने एक रिक्वेस्ट के अंदर से डाटा अगर मैंने निकाल के स्टोर करना है, तो वो मैं इधर वेरिएबल का नेम दूंगा और एट देन मुझे इधर सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। एट अ टाइम आप एक ही इन्वायरमेंट वेरिएबल को सिलेक्ट कर सकते हो। यूजली जो इन्वायरमेंट को हम यूज कर रहे होते हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्यूए का एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट है, यूएटी का एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उनके यूआरएल डिफाइन कर रहे होते हो, लाइक क्यूए, यूएटी, डेव, एंड इसी तरीके से जो यूएट प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है वो, उन वेरिएबल्स को आप ही डिफरेंट रिक्वेस्ट के अंदर आपने कलेक्शन बनाई हुई होती हैं, जिसके अंदर सिर्फ बेस यूआरएल चेंज हो रहा होता है, रिमेनिंग एंड पॉइंट्स आपके सेम रह रहे होते हैं। देखते हैं उनको भी क्या किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को आप बना सकते हो। हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं मैं आगे चल के ये भी बताता हूँ। हिस्ट्री टैब क्या होता है कि जितनी भी आपने रिक्वेस्ट की हुई होती है ना अपनी एपीआई की, आज के दिन मैंने क्या क्या काम किया है, तो जितनी भी दफा आपने एक एपीआई की रिक्वेस्ट की होगी, तो ये बेसिकली उन रिक्वेस्ट की हिस्ट्री को मेंटेन करता है कि आपने आज के दिन क्या क्या किया है। ये मेन टैब्स हैं 3 जो हम यूज करते हैं। न्यू का रिक्वेस्ट, अगेन जैसे आप न्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास ये डिफरेंट चीजें पूछता है कि आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाना चाह रहे हो, कलेक्शन बनाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो। सेम गोज फॉर द इंपोर्ट। इंपोर्ट में वो आपसे पूछता है कि फाइल आपने इंपोर्ट करनी है या आपको फोल्डर इंपोर्ट करना है, आपको इंपोर्ट एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। और अगर ऐसे आपके पास कहीं कर्ल आ जाती है कि आपसे कोई पूछ लेता है कि यार ये आपके पास मैं कर्ल दे रहा हूँ, इसको ना चेक कर लो, वो सिंपली आपको कर्ल इधर आके पेस्ट कर देनी है। उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो आपके पास सिंपली एंड पे इंपोर्ट की ऑप्शन देगा। जैसे आप इधर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपने जैसे इसको इंपोर्ट किया था, तो आपको देगा इंपोर्ट की ऑप्शन उसने दे दी थी, लाइक उसकी भी वो आपके पास इंपोर्ट की ऑप्शन दे देगा। अब इधर तक आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को अभी तक कोई इशू नहीं हुआ होगा। हम अब प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आते हैं कि प्रैक्टिकली काम हम करेंगे कैसे। तो अभी ये नो लॉन्गर रिक्वायर्ड नहीं है, तो आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। हम इसमें देख चुके हैं इसको एक्सपोर्ट कैसे कर रहे होते हैं, इसको इम्पोर्ट कैसे कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या किया था, मैंने ना एक रेस्टफुल ब्रोकर की एक कलेक्शन उठाई थी। ये बेसिकली आपके पास एक ओपन सोर्स एपीआई है, जो कि आपकी बुकिंग के लिए, मॉक बुकिंग के लिए यूज़ होती है, जिसमें आप बुकिंग क्रिएट कर रहे होते हो, अपडेट कर रहे होते हो एंड उसको डिलीट कर रहे होते हो। तो मैंने वो उठाई थी और उसके बाद मैंने इसको इधर सिंपली रेस्टफुल ब्रोकर के नाम से सेव कर लिया था। अब मैं इसको सेग्रीगेट करने लग रहा हूँ डिफरेंट हिस्सों में कि यार हमें ग्रुप्स बनाना क्यों ज़रूरी है, फ़ोल्डर्स बनाना, सब फ़ोल्डर्स बनाना क्यों ज़रूरी है। सो फॉर दैट मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और करने के बाद मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इस फ़ोल्डर का नाम मैं रखूँगा, लेट्स से इस फ़ोल्डर का मैं नाम रखने लगा हूँ ऑथ। अभी चूँकि ऑथ के अंदर मेरे पास सिर्फ़ एक ही एपीआई जो कि लॉगिन की एपीआई, फ्यूचर में यूजुअली क्या होगा मेरे पास, साइन अप की भी एपीआई होगी, फॉरगेट पासवर्ड की भी एपीआई होगी, रीसेट पासवर्ड की एपीआई होगी, सेटअप पासवर्ड की एपीआई होगी। सो हम उन सब एपीआईज़ को ऑथ के अंदर रख रहे होंगे। फिर इसी तरीके से मुझे एक और फ़ोल्डर रिक्वायर्ड है, जिसका नाम होने जाएगा कि अगर मैंने कोई यू नो डाटा गेट करना है, आईडी की बेस पे या ओवरऑल एंटायर रिकॉर्ड्स को मैंने गेट करना है, तो उसके लिए मुझे गेट की भी एक फ़ोल्डर होना ज़रूरी है, मेरे पास चाहिए, या गेट रिकॉर्ड्स या गेट बुकिंग्स। जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी गेट के नाम से इसकी बना लोगे। और इसमें मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं गेट ऑल बुकिंग की एपीआईज़ को रख रहा हूँ और गेट बुकिंग बाय आईडी के नाम से जो मैंने एक बनाई थी उसको रख रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर दोनों को रख देता हूँ और इनको भी मिनिमाइज कर देता हूँ। आगे मेरे पास जो आती है वो क्रिएट की है कि डाटा को हमने क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए अगेन मैं इसको भी अगर क्लिक करूँ, इसके ऊपर भी मेरे पास एक फ़ोल्डर की ऑप्शन वो दे रहा होगा कि आपने कलेक्शन क्रिएट करनी है, क्या क्रिएट करनी है। लेकिन अगर मैं जैसे कलेक्शन सेलेक्ट करता हूँ तो अगेन मुझे फ़ोल्डर की ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो मैं डायरेक्ट इधर से क्या कर लेता हूँ, इधर से ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐड फ़ोल्डर, किसके अंदर मुझे एक फ़ोल्डर ऐड करना है और फ़ोल्डर ऐड करके मैं कह देता हूँ क्रिएट बुकिंग। अब इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मेरी क्रिएट बुकिंग की जो एपीआई है मैं इसको प्लेसेस के अंदर कर दूँगा। Same goes for the rest of the APIs and I'm going to this thing now in a fast manner so that मैं आगे चीज़ों पे मूव कर सकूँ। अपडेट बुकिंग, और इसमें मैं जो है दोनों को ही रख रहा हूँगा, पुट और पैच की रिक्वेस्ट को, क्योंकि अगेन पुट और पैच का काम सेम ही है, बस थोड़े से चेंजेस हैं। तो मैं इनको इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट हमारे पास डिलीट की रिक्वेस्ट है एंड हमारे पास हेल्थ चेक करने के लिए कि सर्वर अप है या नहीं है, उसकी भी हम लोगों ने एपीएस बनाई हुई होती हैं, जो कि हमें सर्वर की हेल्थ के बारे में बताता है कि इस वक्त वो अप है या नहीं। अगर वो अप है तो हम रिक्वेस्ट को करते हैं, एल्स हम नहीं कर रहे होते अगर सर्वर डाउन हो तो। सो अभी
इसको मैं इधर ही रहने दे रहा हूँ और ये देखें अब मैंने किया इसको डन। अब अगर इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ ऑप्शन को, तो यू कैन सी डैट की चीज़ें कितनी स्ट्रक्चर वे में है, और कल कलाओं को इन मॉड्यूल्स के अंदर एपीज इंक्रीज भी हो जाती हैं, तो आई विल गेट नो कि हाँ यार ये मेरे पास जो डाटा है ये सिर्फ इसके अंदर इससे रिलेटेड डाटा पड़ा है, इससे रिलेटेड इससे डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये सिर्फ बुकिंग है, बुकिंग के बाद ये लेस से कल कलाओं को कोई और भी एक सर्विस आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं रेस्टफुल ब्रोकर वाले, तो उस केस में आप क्या कर रहे होगे, इसके अंदर एक फोल्डर ऐड करोगे, फोल्डर ऐड करने के बाद जैसे बुकिंग का काम किया हुआ आपने, तो आप बुकिंग को सिलेक्ट कर लोगे, बुकिंग। अब बुकिंग के अंदर आप क्या करोगे, सॉरी मैंने आई थिंक रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी, आई जस्ट नीड टू ऐड फोल्डर, सो आई एम गोइंग टू ऐड द फोल्डर, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू ऐड एंड ऐड फोल्डर। अब फोल्डर ऐड करने के बाद मैं इसको रख लेता हूँ लेट्स से बुकिंग्स। अब बुकिंग्स को रख लिया है, तो जितने भी मेरे पास ये वाले मेरे पास होंगे ना फोल्डर्स में, इसके अंदर इनको पेस्ट कर दूंगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, मुझे आइडिया होगा कि जो मेरी बुकिंग्स मॉड्यूल की जो एपेज है ना वो इसके अंदर पड़ी हुई है, और जो दूसरा मॉड्यूल होगा उसकी एपेज मेरी डिफरेंट पड़ी हुई होंगी। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको उठाता हूँ, इस पूरे के पूरे फोल्डर को अगर मैं इसके अंदर रखना चाहूँ तो मैं रख सकूंगा, ये इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। रिमेनिंग को भी मैं पकड़ूंगा इसके अंदर प्लेस कर दूंगा, और कल को जो दूसरा मॉड्यूल होगा उसका फोल्डर बनाऊंगा और उसके साथ फोल्डर उसके अंदर आ जाएंगे। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज थिंग्स इन पोस्टमैन। और अब मैं इसको कर देता हूँ डेल, क्योंकि ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसको जरा अनसेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिर्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ, सो दैट मेरी ओथ की जो है वो डिलीट ना हो। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया। अब इन एपीएस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये देता चलूं कि रिक्वेस्ट को अगर बाय द वे आपने क्रिएट करना हो तो आप इधर प्लस करोगे तो आपके पास रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। इधर से अगर आप क्लिक करोगे, ये गेट का मेथड आ रहा है, तो आप गेट के जैसे ऊपर क्लिक करोगे तो आप पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड ऑप्शंस ये आपके पास अभी के लिए आ रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है डिफरेंट मेथड्स की, तो आप सिंपली इधर अगर सर्च करोगे ना, तो सर्च करने के बाद इधर प्लेस करोगे तो बस आपके पास वो मेथड भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उन मेथड्स का आइडिया नहीं है तो उनको लिखने की जरूरत भी नहीं है, जो अभी आपको नजर आ रहा है आप उनके साथ प्ले करो। अच्छा, ये मेरे पास गेट आ गया, गेट की इधर मैं यूआरएल लिखूंगा और अपना काम कंटिन्यू कर दूंगा। चूंकि मेरे पास ऑलरेडी चीजें अवेलेबल हैं, तो मैं वन बाय वन इनको ओपन करता हूँ। तो बुकिंग ऐप को हम इसी के से लेकर चल रहे होंगे कि हम इसकी ऑथ के एपीआई को देखेंगे एंड क्रिएट, अपडेट और फिर हम डिलीट चीजों को कर रहे होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आएगा जब हम लोग चीजों को अपडेट कर रहे होंगे ना, तो अपडेशन के वक्त वो हमसे कहेगा कि ऑफ टोकन रिक्वायर्ड है, ऑफ टोकन के बगैर मैं चीजों को अपडेट नहीं करने दूंगा। तब चीजें जो होंगी वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। सो मैं चलता हूँ पोस्ट के अंदर, सिंपली ऑथ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक टेस्ट जिसके अंदर मैंने लिखा था मैं उसको मैं कर रहा हूँ कमेंट, और मैं आपको ये बॉडी चला के दिखा देता हूँ कि पोस्ट की एक बॉडी है जिसके अंदर मेरा एक यूआरएल प्लेस्ड है कि यार ये यूआरएल है इसका। और हैविंग सेड दैट मैं इसको बेस यूआरएल भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये जो यूआरएल है ये बार बार सेम यूज होने वाला है, तो मैं इसको एज ए क्या कहते हैं बेस यूआरएल भी डिफाइन कर सकता हूँ। अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं ऐसे ही जाने दे रहा हूँ इसको। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट को भेजता हूँ तो जो इसके रिस्पॉन्स में मेरे पास आ रहा है ना, तो इसके रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास आएगा कि मेरे पास मेरा टोकन कैसा है, कौन सा है। मैं अगर इनवैलिड इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ अपनी लॉगिन की, तो वो मुझे सर्वर एरर थ्रो कर देगा। 200 इसको नहीं देना चाहिए था, इसको देना चाहिए था बैड क्रेडेंशियल्स और विच इज 401 कि यार इसने अनऑथराइज्ड है, ये बंदा वो वाला नहीं है जो आप ट्राई कर रहा है लॉगिन करने की। लेकिन ये एपीआई इतने बैडली वे में डिजाइंड है कि इसकी कुछ चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा वो क्या क्या है। सो मैं अभी जो है डाटा सेम रख रहा हूँ और मैं इनको दोबारा लॉगिन करता हूँ, मेरे पास टोकन एक्सेसिबल आ जाएगा कि ये मेरे पास टोकन है। अच्छा, अगर मैं दूसरी रिक्वेस्ट की बात करूं गेट की, तो मैं अभी क्या करूंगा, गेट करने से पहले मैं एक डाटा क्रिएट करने लगा हूं। क्रिएट की एक मैं रिक्वेस्ट चलाऊंगा, अगेन मैं स्क्रिप्ट कोई नहीं चला रहा, मैं स्क्रिप्ट को कर रहा हूँ कॉपी, सॉरी कॉमेंट आउट, और इसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट आउट। अब मैं चलता हूँ बॉडी में, बॉडी में अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो हिट करने पे वो मुझे बता देता है इसका रिस्पॉन्स क्या है, और रिस्पॉन्स पे अगर पता चल जाता है तो मैं इसकी ही एपी की जो है आईडी, आईडी के थ्रू जो है मैं, जो मेरे पास रिस्पॉन्स में आईडी आई है उसके थ्रू इसका मैं डाटा गेट कर लूंगा, और मुझे पास डाटा गेट हो जाएगा। अच्छा, इसकी एपी का डाटा ये। एंड अगर मैं लेस से अब इसको करता हूँ ना अपडेट करने की कोशिश, सेम आईडी को प्लेस करके जो कि मेरे पास क्रिएट में आई थी, तो अगर मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ ना लाइक इस तरीके से, और अभी फॉर नाउ मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं कोई भी टोकन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो मुझे सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा विद दी 418 स्टेटस कोड। और अभी तो इसने फॉरबिडन मुझे बोल दिया, क्योंकि इसने मुझे कह दिया कि आपको ये परमिशन ही नहीं है ये काम करने की। लेकिन लेट्स से अगर मैं इसके हेडर में आता हूँ और इसको मैं सिर्फ टोकन प्रोवाइड कर देता हूँ,
समथिंग लाइक दैट, और इसमें अगर मैं इनवैलिड टोकन भेजता हूँ तो फिर भी मुझे फॉरबिडन ही भेज रहा होगा। क्यों? कि आपको ये चीज करने की एक्सेस ही नहीं है, आप ये काम कर ही नहीं सकते। अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हमें देखने की जरूरत है, वो ये है, अगर देखो जो एपीज होती है ना, वो यूजुअली डिजाइन इस तरीके से होती हैं कि वो कंटेंट टाइप जो भेज रहे होते हैं ना हम लोग, कंटेंट टाइप मतलब कि एपीआई के अंदर जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस फॉर्मेट में जा रही है। अभी हम लोग भेज रहे हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन की फॉर्मेट में, और जो पोस्टमैन होता है ना, ये इतना इंटेलिजेंटली डिजाइंड है कि ये खुद ब खुद इसका एक्सेप्ट क्राइटेरिया भी बता देता है कि जो एपीआई जिस तरह की रिक्वेस्ट लेके जा रही है इसका रिस्पॉन्स भी वैसा ही आएगा। लेकिन अगर मैं क्रिएट करते हुए आपको दिखा सकूं, हेडर में आऊं, हेडर के अंदर जाके मैंने क्या काम किया कि मैंने जब रिक्वेस्ट भेजी उसने मेरे पास कंटेंट टाइप लिया, मुझे डाटा क्रिएट करके दिखा दिया कि ये आपका डाटा क्रिएट हो गया। अपडेट में मैं आया, जब मैंने रिक्वेस्ट की, अब मैं इसके बाद फिलहाल फॉर द टाइमिंग एक इसका एक्सेस टोकन अभी अभी फॉर द टाइमिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दी वैलिड टोकन। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि इसके बगैर क्या सीन है अगर मैं इसको नहीं प्रोवाइड करता तो। अगर मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे पहले एक दफ़ा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन एक दोबारा कर लेता हूँ मैं, इसको मैंने लॉगिन किया, जैसे मैं इसको लॉगिन किया इसको एक एक्सेस टोकन मिला, और उस एक्सेस टोकन के बाद अगर आप मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो इट शुड रन। अगर नहीं रन हो रहा तो फिर आई एम डूइंग समथिंग बैड। आई थिंक ये आईडी अब इसको नो लॉन्गर अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि इसकी एपीज जो है वो आईडीज जो है वो फ्रिक्वेंटली और डायनामिकली चेंज होती हैं, और आपको नहीं पता चलता रन टाइम पे कब इसकी एपी सॉरी आईडी जो है ना वो चेंज हो गई है। सो इस तरह के इसके ना कुछ इश्यूज हैं। अब अगर आप गौर करो तो मैंने ईच एंड एवरीथिंग इसको वैलिड प्रोवाइड की हुई है कि यार जो एक्सेस टोकन आपको चाहिए था मैंने वो भी प्रोवाइड कर दिया, ये चीजें थी। अब टोकन से पहले मैं इसको जो है जो मैंने वैल्यू सेट की थी टोकन की, ये प्रोवाइड करूंगा, और ये जो एक्सेस टोकन है इसकी मैंने वैल्यू सेट कर दी थी, राइट। अब मैं इसको देखिएगा, एक्सेस टोकन की बजाय मुझे ये लिखना है, ठीक है, और मुझे टोकन को भी कैरी करना है। लेट मी जस्ट कीप इट एज इट इज। नो लेट्स जस्ट ट्राई टू रन। अब अगर मैं देखूं, अगर इसको भी मैं रिमूव कर दूं तो इसको चलना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको एक्सेस टोकन दिया हुआ है। अब ये क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि पीछे मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स को कमेंट आउट किया हुआ है, जिस वजह से ये नहीं चल रहा। मैं ये आइडिया चीज का हो गया। फॉर एग्जांपल इसमें जब मैं ओथ कर रहा हूँ, ओथ करते वक्त मैं इसका टोकन सेट कर रहा हूँ, अभी ये परेशान होगा इसका टोकन कैसे सेट हो रहा है। मैं इसके ऊपर आऊंगा कि इसका टोकन हम कैसे सेट कर रहे हैं। सो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब ये रिक्वेस्ट चलेगी। तो मिस्टेक मैं बेसिकली यही कर रहा था। आई थिंक टोकन इज इक्वल टू करना पड़ेगा मुझे, यस। तो टोकन इज इक्वल टू दिस वन, एंड अब अगर मैं इसको रन करूँ ना तो उसने मुझे बता दिया कि अपडेट का सीन क्या है। ये बैटरी इतनी डिजाइंड है कि अगर पोस्टमैन है ना तो पोस्टमैन ने खुद ये डिसाइड कर देगा ये जो जिस टाइप का कंटेंट आप लेके जा रहे हो ना रिस्पॉन्स में भी वैसा आएगा। लेकिन अगर मैं हेडर्स में जाकर इसको अनचेक कर देता हूँ ना, अब देखिएगा मैं रिक्वेस्ट सेंड की है, तो रिक्वेस्ट सेंड करने के ऊपर वो मुझे क्या करेगा, एक 418 का एरर थ्रो उसने कर दिया, विच इज आई एम टी बॉट। टी बॉट का एरर आपको तब आता है सर्वर साइड पे जब वो कहता है यार मैं आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता। आई बिलीव यू आर नॉट द ऑथेंटिक यूजर एंड आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ जोक विद यू एज वेल। जिस तरह से आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, सर्वर सीधा हो जाता है आपके साथ। तो वो कब आता है? जब आपके पास एपीएस से डिजाइन हो। अब फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा ऑटोमेशन टूल यूज कर रहे हो जिसमें आप सिर्फ कंटेंट टाइप भेज रहे हो अपडेट रिक्वेस्ट में, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एपीआई इंटेलिजेंटली डिजाइन इतनी हुई होगी कि वो जो एक्सेप्ट टाइप है वो भी उसका एप्लीकेशन जेसन ही होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। यूजुअली जितनी भी एपीआई डिजाइन होती है उनमें ऐसा ही होता है, जिस तरह का आप कंटेंट टाइप भेजते हो और सर्वर रिस्पॉन्स भी उसी टाइप का कर रहा होता है, और बाय डिफॉल्ट उस एपीआई के अंदर एक्सेप्ट टाइप भी वैसी लिखी हुई होती है। ये ओपन सोर्स एपीआई मैंने उठाई थी एक, मैं इसके ऊपर आर&डी कर रहा था। आई जस्ट केम टू नो कि इतनी बैडली डिजाइंड है कि ये तो हमें पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट की है तो हमें उसने एक्सेप्ट टाइप खुद सेट कर दी थी, वरना अगर आप ये सेट नहीं करते तो वो आपको वो टी पोर्ट का एरर दे देता है। लेकिन अगर आप इसको दोबारा सेट करते हो जैसे पोस्टमैन ने बाय डिफॉल्ट खुद किया हुआ होता है, तो ये रिक्वेस्ट चला देगी कि यार ये आपका रिक्वेस्ट ये है, अब उसका रिस्पॉन्स डाटा ये आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि अगर लेस से मैं एक्सेस टोकन प्रोवाइड नहीं करता या इसका रॉन्ग एक्सेस टोकन प्रोवाइड कर देता हूँ, या कल का को सिनेरियो ये हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं अब ऐसा तो नहीं ना कि हर दफा आऊं और एक दफा ओथ की एपी कॉल करूं और इधर से आके इसको कॉपी करूं, कॉपी करने के बाद जहां जहां पे ये ओथ टोकन कॉल हो रहा है, ओथ टोकन रिक्वायर्ड होता ही क्यों है? ताकि हम सर्वर को बता सकें कि ये यूजर जो ये अपडेट करने जा रहा है ये ऑथेंटिक यूजर है, इसने ऑथराइज किया खुद को लॉगिन करने के बाद, मैं इसको ऑथेंटिसिटी दे रहा हूँ कि आप सिस्टम के अंदर कुछ कर सकते हो जो भी करना चाहो जिसकी आपको प्रिविलेजेस मिली हुई हैं।
उन प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंगली अपडेट और डिलीट कर सकता है। तो इसलिए टोकन रिक्वायर्ड होता है हर एपीआई के अंदर। सम में ऑथराइजेशन होती है, ऑथराइजेशन भी आपके पास 2-3 डिफरेंट तरह की हो सकती है। सम टाइम आपको बैरल टोकन बड़े कॉमनली यूज होते हैं, फिर आपके पास ओ टोकन बड़े कॉमनली यूज होते हैं। तो वो ओ टोकन भी जिस तरह से मैंने उधर पेश किया ना, आपके पास टोकन उधर उसी तरीके से आप इधर भी एक्सेस टोकन पास कर सकते हो। तो काम आपका बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हमें हेडर में सेट करना पड़ रहा है। इधर इसकी एपी हेडर में एक्सेप्ट कर रही है। यूजुअली जो हम लोग ऑथराइज कर रहे होते हैं चीजों को, वो यहाँ पे कर रहे होते हैं टोकन्स। तो मैं इसको भी नो ऑथ कर देता हूँ और इधर हेडर में ही इसका टोकन सेट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इसका कोई टोकन पास करके उसको रिक्वेस्ट सेंड करूंगा ना, जो कि मेरे पास वैलिड आया था, तो इसको चलना चाहिए अनटिल अनलेस कि वो आईडी ही रीसेट ना होगी हो। तो आई थिंक इसकी आईडी ही रीसेट हो गई हुई है। सो इतनी फ्रिक्वेंटली इसकी आईडी जो है ना वो चेंज हो जाती है। अच्छा, ये इसकी कुछ इश्यूज थे जो कि मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल आपको अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर आपने जैसे पुट की रिक्वेस्ट चलानी है, पैच की रिक्वेस्ट चलानी है, डिलीट की चलानी है, तो क्या हर दफ़ा आप आओगे ओथ के अंदर और एक दफ़ा चलाओगे, फिर देखोगे अच्छा यार आपके पास टोकन ये आ रहा है, इसको कॉपी किया, कॉपी करके वन बाय वन गए हर एक रिक्वेस्ट के अंदर, जहाँ जहाँ पे टोकन नजर आया उस जगह पे जाके वो टोकन पेस्ट कर दिया। तो उससे तो लेट्स से अगर आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है एपीआई का लॉगिन वाली, तो 10वीं रिक्वेस्ट पे पहुंचते पहुंचते तो कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे, जो काम करना है वो तो काम होगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज करते हैं कि यार जो चीज आपकी मोस्ट कॉमनली हर जगह पे यूज हो रही होती है, आप उसको सेट करवा लेते हो। अब सेट करवाने के लिए आपके पास प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट्स होते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट्स होते हैं। अब उनको कैसे सेट करते हैं, मैं करता हूँ ओथ में जाता हूँ। मैं खुद को जाके कहता हूँ यार जो आपका रिस्पॉन्स आएगा ना, रिस्पॉन्स में आप मुझे टोकन दे रहे हो, इस टोकन को मैंने सेट करना है। सेट कहाँ पे करना है, इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जो मैंने बनाया। कैसे बनाया था, इसके ऊपर क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद मैंने इधर एक्सेस टोकन इसका नाम रख दिया था, वो मेरा क्रिएट हो गया था। ठीक है, अब अगर मैं वापस आऊँ ना अपने हाँ कोलेक्शन सेक्शन, सो अब देखो जावा स्क्रिप्ट के ना थोड़े से कॉन्सेप्ट तुम लोगों को ना समझने बहुत जरूरी हैं प्री रिक्वेस्ट लिखने के लिए और टेस्ट स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए। और वो क्या है, देखो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इतना ही आपको पता होना चाहिए पोस्टमैन के हद तक, दैट इज इट। उसके बाद आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। एक यार देखो 3 वेरिएबल्स यूज करते हैं हम लोग मोस्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर। नंबर 1 वॉर, नंबर 2 लेट, नंबर 4 सॉरी नंबर 3 कॉन्स्ट। सो पहले नंबर पे वॉर आ गया, दूसरे पे लेट, तीसरे पे कॉन्स्ट। अब इनमें ना डिफरेंस है थोड़ा सा। वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो वार का कीवर्ड है ना, आप उसको रीडिफाइन कर सकते हो। रीडिफाइन से मुराद क्या, देखो ऊपर भी मैंने वार के साथ लोकल वार को डिक्लेयर करा, साथ ही इनिशियलाइज कर दिया। सेम ही वेरिएबल मैंने दोबारा नीचे ले लिया, उसको दोबारा से मैंने इनिशियलाइज कर दिया, तो मुझे सिस्टम अलाउ कर देगा। कोई दूसरी लैंग्वेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाइथन का मुझे आइडिया नहीं है, पाइथन भी सिमिलर काइंड ऑफ मैड लैंग्वेज है। सो जावास्क्रिप्ट की तरह वो भी इस तरह से कुछ प्रोवाइड कर सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी और किसी जावा के अंदर भी ये चीज अवेलेबल नहीं है। अगर एक लोकल वेरिएबल आप कोई भी वेरिएबल आपने बना दिया है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आप दोबारा उसको नहीं बना सकते। लेकिन वार का कीवर्ड यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट के अंदर सेम नेम का वेरिएबल बना सकते हो आप। जो लेटेस्ट पे आपने बनाया होगा, एंड पे बनाया होगा, उसकी वैल्यू एंड पे यूज हो रही होगी हर जगह पे। हैविंग सेड दैट, अगर जो लेट का कीवर्ड है ना, ये कहता है कि यार आप मुझे रीडिफाइन नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने वार को रीडिफाइन किया है। ऊपर अगर आपने मुझे एक दफा डिफाइन कर दिया, तो नीचे आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप मुझे रीडिफाइन करोगे तो मैं सिंटैक्स एरर थ्रो कर दूंगा, ये कह दूंगा टाइप एरर, आई एम नॉट अवेयर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू विद मी। हाँ, आप मुझे अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ऊपर एक मेरा वेरिएबल बना दिया और आपको लगा कि यार ये वैल्यू ठीक नहीं थी, आप मुझे अपडेट करना चाह रहे हो तो आप मुझे अपडेट कर दो, मैं अपडेट अपडेट करवा लूंगा खुद को, लेकिन मैं रीडिफाइन नहीं खुद को करने दूंगा फर्दर। अच्छा, फिर कॉन्स्ट, कॉन्स्ट कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर मुझे एक दफा डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया है ना, तो उसके बाद आप सोचिएगा भी ना कि मैं यहाँ तो रीडिफाइन हूँगा या अपडेट हूँगा। दोबारा पढ़ लेते हैं। और वार का कीवर्ड कहता है आप मुझे रीडिफाइन भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। लेट कहता है आप मुझे डिफाइन कर सकते हो लेकिन मुझे, और उसके बाद अपडेट कर सकते हो, रीडिफाइन नहीं कर सकते दोबारा। कॉन्स्ट कहता है मुझे एक दफा डिक्लेयर डिफाइन कर लो, उसके बाद ना तो मैं अपडेट हो रहा हूँ ना ही मैं रीडिफाइन हो रहा हूँ। मैं वन बाय वन करके अगर इनकी आउटपुट दिखाऊं ना आपको, अगर मैं इसी के से इसकी आउटपुट खाली दिखाऊं आपको और इसको मैं कंसोल करूं, तो देखिएगा अभी देयर विल बी सो मेनी एरर्स, लेट्स जस्ट फॉरगेट देम।
मैं अगर कंसोल ओपन करूं, कंसोल पे कोई चीज देखनी हो आप लोगों ने तो कहां से देखोगे? ये सेक्शन आपका बेसिकली क्या कहलाता है, ये आपकी यूआरएल का सेक्शन है, ये रिक्वेस्ट मेथड का सेक्शन है। इधर आप लोग अपने ऑथराइजेशन की चीजें सेट कर रहे होते हो, इधर हेडर सेट कर रहे होते हो, इधर रिक्वेस्ट बॉडी आप लिखते हो। रिक्वेस्ट बॉडी आपके पास, आप यूजली हम जो लिखते हैं वो रॉ के अंदर लिखते हैं। रॉ के अंदर हम लोग की जो फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं इधर से, वो हम लोग जेसन फॉर्मेट में सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये मैंने लिखी हुई है। फिर आपके पास इधर जो स्क्रिप्ट होता है, ये स्क्रिप्ट आपके पास जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है। ये हर रिक्वेस्ट से पहले चलता है। टेस्ट के अंदर जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं वो भी जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है। और ये जो सर्वर के बाद, रिक्वेस्ट के बाद जो रिस्पॉन्स आता है ना, ये उसके ऊपर चलता है। तो ये रिक्वेस्ट से पहले चलता है, ये रिक्वेस्ट के बाद चलता है, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर चलता है टेस्ट। अच्छा, अब मैं क्या किया, मैंने एक रिक्वेस्ट भेज दी थी। रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैंने कंसोल पे देखना क्या कुछ आउटपुट आई है कि नहीं आई। सो अगर आप लोग देखो तो अब उसने क्या काम किया है, मुझे एक दफ़ा इसको क्लियर भी कर लेना चाहिए। आई थिंक वो क्वाइट मैसी चीज़ें हुई हैं। अब मैं क्या काम करने लगा हूँ, दोबारा से इसको प्रिंट करता हूँ और लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास क्या आता है। सो अगर आप गौर करो, ऊपर मैंने इस वेरिएबल को डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, नीचे भी इसको डिफाइन और डिक्लेयर किया। तो उसने जो लेटेस्ट वैल्यू थी ना, बाद वाली, उसको पकड़ा और उसने वो प्रिंट करके दिखा दिया, आई एम वॉर। अब मैं अगर यही सेम काम इसके साथ करने की कोशिश करूँ ना, लेट के साथ, एंड मैं इसको कमेंट कर दूँ, सेम काम जो मैंने वॉर के साथ किया है, मैं सेम काम लेट के साथ करूँ, तो कंपाइलर थोड़ा सा गुस्सा होगा हम पे कि सिंटैक्स एरर आ गया, लोकल लेट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, अब आप उसको दोबारा क्यों कर रहे हो? अच्छा, अगर इसको कमेंट कर दिया जाए और अगर इसे कहा जाए कि यार आप इस तरह करो, चीज़ों को अपडेट करके दिखा दो, गुस्सा नहीं करो, तो फिर देखते हैं क्या वो अपडेट करता है। तो यस, ही हैज़ अपडेटेड कि ठीक है यार, आई एम लेट, आपने पहले मेरे में लेट स्टोर किया था, आप उसके बाद मुझे चाह रहे हो कि अपडेट करके ये वैल्यू है, मैंने ये वैल्यू अपडेट कर दी है। उसके बाद मैंने कंसोल से मुराद ये है, जिस तरह से हम लोग जावा के अंदर यूज़ करते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, चीज़ों को प्रिंट करने के लिए, इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं, और मेरे ख्याल से पाइथन में हम प्रिंट यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर कॉन्स्ट का क्या सीन है? कॉन्स्ट कहता है यार डोंट डेयर टू चेंज मी। ये बेसिकली जावा के अंदर जिस तरह फाइनल का कीवर्ड होता है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से कॉन्स्ट होता है कि आप इसको दोबारा से कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको अपडेट करूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि कंपाइलर से हम लोग बुरा भलाई जो अपनी बुराई है वो सुन सकें। तो मैं इसको दोबारा से करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ कि क्या आता है मेरे पास। और अब इसको रन करूँ तो देखिएगा कि चूंकि मैंने इसको अपडेट करने की कोशिश की है, और अपडेट करने पे वो मुझे कह रहा है असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। तो मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ, असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कॉन्स्ट वेरिएबल, एंड इट इज नॉट अलाउड बाय द लैंग्वेज। तो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ें समझ आई हैं अभी तक वो ये हैं कि हमारे पास तीन कीवर्ड्स हैं। वॉर के साथ हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, लेट के साथ कर सकते हैं, कॉन्स्ट के साथ कर सकते हैं। वॉर के अंदर हम सेम वेरिएबल दो दफा डिफाइन कर सकते हैं, लेट के साथ एक दफा कर सकते हैं, बाद में उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। कॉन्स्ट के अंदर आप सिर्फ एक दफा जो वैल्यू लिख दोगे उसके बाद ना उसको आप अपडेट कर सकते हो ना रीडिफाइन कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर पे एक इंटरेस्टिंग सीन भी होता है, वो स्कोप का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब भी कहीं कोई चीज़ पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी जो लाइन पहले एग्ज़ीक्यूट होती है ना, उसको अगर उससे ऊपर कॉल करोगे तो वो सिस्टम एरर थ्रो कर देगा। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट जावास्क्रिप्ट थोड़ी-सी मैड लैंग्वेज है। वो कहती है वॉर कीवर्ड जहाँ मिल जाए वो ऊपर कॉल करो, नीचे कॉल करो, आई डू नॉट केयर, मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊँगी। तो इसका ग्लोबल स्कोप होता है जिसको हम फंक्शन स्कोप भी कहते हैं। लेट और कॉन्स्ट ऑन द अदर हैंड ये कहते हैं हम जिस स्कोप के अंदर है हम उधर ही कॉल होंगे, उसके बाहर कॉल नहीं होगा। अब स्कोपिंग क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। या देखो, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ डिफाइन है ये इसके स्कोप के अंदर डिफाइन है। अब ये लेट और ये जो कॉन्स्ट का वेरिएबल डिफाइन है, ये दो, ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन है। तो इन दोनों वेरिएबल का जो स्कोप है वो सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर है। अगर मैं बी और सी को बाहर कॉल करूंगा ना, तो सर्वर जो सॉरी सिस्टम जो है ना वो मुझे एरर थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि ये अलाउड नहीं है। लेकिन जो वॉर का कीवर्ड है ना, ये चाहे मैं इधर कॉल करूं, चाहे इधर कॉल करूं, या फंक्शन के अंदर कहीं भी कॉल करूं, वो मेरे पास कॉल हो जाएगा। हम इसको करके भी देख लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूं, अभी देखो मैंने वॉर का कीवर्ड इफ की कंडीशन के अंदर डिफाइन किया। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूं बाहर इफ के, तो ये बड़ी इजीली बाहर कॉल हो जाएगा और एक ही वैल्यू मुझे प्रिंट करके दिखा देगा, विच इज फंक्शन स्कोप आ गई। अब मैं ट्राई करता हूं मैं बी की वैल्यू को प्रिंट करूं, जो कि लेट और कॉन्स्ट क्या कहते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने जहां पे मैं डिक्लेयर किया है, हम उसी के अंदर आपको कॉल कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कॉल कर सकते। लेकिन मैं ये जरूरत कर रहा हूं उसको बाहर कॉल करने की। अब देखते हैं वो मेरे साथ क्या करता है। सो आई एम गोना गेट स्लैप, ओ यस, और बी इज नॉट डिफाइंड, उसने मुझे फौरन बता दिया कि यार ये चीज अलाउड नहीं है। सो आई एम गोइंग टू कॉमेंट इट आउट। सो ये कुछ चीजें थी। अब अगर मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के बताऊंगा ना, तो आप लोगों के लिए चीजों को अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी होगा। अब दो चीजें आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखो, रिस्पॉन्स जो आपके पास आ रहा है,
आपने उसमें से कुछ चीज़ डाटा गेट करनी है, गेट करने के बाद उसको सेट करवाना है इस तरीके से कि वो तमाम रिक्वेस्ट के अंदर यूज़ हो जाए। तो उसके लिए हमें 1 से 2 लाइनें का कोड लिखना पड़ता है, सिंपल है। ये चीज़ें सिर्फ़ आपकी लर्निंग के लिए थी, अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला जब कोई आप इंटरनेट से भी स्क्रिप्ट उठा रहे होगे या चैट जीपीटी को कह के भी कोई रिक्वेस्ट के अगेंस्ट प्री रिक्वेस्ट टेस्ट स्क्रिप्ट लिखवा रहे होगे, तो आपको आइडिया होगा कि वार लेट कॉन्स्ट ये कर क्या रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चूँकि मेरा एक्सेस टोकन रिक्वायर्ड है 3 रिक्वेस्ट के अंदर, एक अपडेट के अंदर, पैच के अंदर, डिलीट के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल अपना बनाया था ना एक्सेस टोकन के अंदर, जो मेरा टोकन लॉगिन के अंदर आए उसको मैं पकड़ूँ, पकड़ के मैं इस एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर सेट कर दूँ, फिर इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को उन तमाम रिक्वेस्ट के अंदर पेस्ट कर दूँ, जहाँ-जहाँ पे मेरे पास टोकन की रिक्वायरमेंट है और मैं वही काम करने जा रहा हूँ। सो मैं क्या काम करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ना चीज़ों को मैं कर रहा हूँ डिलीट। अब आपको ना एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है इधर, वो ये कि अब देखो रिस्पॉन्स मेरे पास आना है। मैंने आपको बताया कि प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट ऐसा स्क्रिप्ट है जो रिक्वेस्ट से पहले चलेगा। टेस्ट स्क्रिप्ट ऐसा स्क्रिप्ट है जो कि रिस्पॉन्स आने के बाद सर्वर से उसके बाद चलता है। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर मेरे पास लॉगिन करने पे टोकन आ रहा है तो वो रिस्पॉन्स के बाद ही आ रहा है। यानी कि एक दफ़ा लॉगिन की रिक्वेस्ट चलेगी, सर्वर ने जो रिस्पॉन्स दिया उसके अंदर टोकन आ रहा है, वो उसके अंदर से मुझे टोकन निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्स आता कैसे है। तो मैं कंसोल करने लगा हूँ देखने के लिए कि मेरे पास रिस्पॉन्स किसमें आ रहा है। तो इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जावास्क्रिप्ट की, वो कि आप लोग क्या लिखो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपनी प्रिंट कोई भी कर लो स्टेटमेंट जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ जी प्रिंटिंग रिस्पॉन्स। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस देने के बाद बस आपको इन इन्वर्टेड कॉमास के बाद सॉरी स्ट्रिंग के बाद आपको कॉमा लिख देना है। इस कॉमे के बाद मैंने वो प्रिंट करवाऊँगा तो वो चीज़ें कॉन्कैटिनेट होके आ जाएँगी। यूजुअली जो दूसरी लैंग्वेजेज़ हैं, उसमें हम प्लस के आइकन के साथ 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे होते हैं। इसमें कॉमा सेपरेटेड के साथ आप कॉन्कैटिनेट कर रहे होते हो। तो अब जो सर्वर की साइड से रिस्पॉन्स आपके पास आता है ना, ऑडियंस ये इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने की, वो आता है आपके पास रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपके सर्वर रिस्पॉन्स जितना भी होता है ना, वो इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो मैं सिंपली इस रिक्वेस्ट को दोबारा भेजता हूँ और देखता हूँ हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आता है। उससे पहले मैं अपनी कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ एंड आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड करता हूँ। अच्छा, ये आपके पास ना कंसोल बॉटम पे होता है, अगर मैं क्लोज करके दोबारा ओपन करूँ ना तो कंफ्यूज ना हो जाएगा ये कहाँ पे ओपन होता है, इधर से ओपन होता है ये। ओके, सो अब अगर देखो ना तो मैंने प्रिंटिंग रिस्पॉन्स किया, अब रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास ये टोकन आगे मौजूद आ रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें आपको नज़र आ रही है वो क्या है? ये एक स्ट्रिंग नज़र आ रही है आपको, बाहिर भी है, इस टोकन के बाहिर है। मुझे ये टोकन की वैल्यू गेट करनी है, इसके अंदर जाने से पहले मुझे ये स्ट्रिंग खत्म करनी पड़ेगी, इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी ये मेरे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, मुझे इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेके आना है। अब इधर आप पूछोगे यार ये स्ट्रिंग कहाँ फँस गए हम लोग, ये तो किन चक्करों में चले गए? तो जेसन के अंदर कुछ डेटा टाइप्स हैं, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं वो लोग। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हुए आपने क्या पोस्टमैन पे स्क्रिप्ट्स लिखे हैं? आप कहते हो हाँ जी, हमने बड़े चौड़े में होके लिखे हैं। फिर वो पूछते हैं अच्छा फिर बताओ प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट स्क्रिप्ट्स के अंदर डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, वो डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि प्री रिक्वेस्ट पहले चलता है, टेस्ट बाद में चलता है, रिस्पॉन्स आने के बाद। दूसरा डिफरेंस वो ये पूछते हैं कि अच्छा आपने ये रिक्वेस्ट लिख ली, हमें आइडिया हो गया कि आप क्या सीन है। अब आप मुझे बताओ कि आपने कुछ चीज़ कंसोल करवानी हो तो वो किस तरीके से आप करवा रहे हो? आप वो भी बता दोगे किस तरह जो आपको पूछ लेते हैं कि यार आप हमें पहले ये तो बताओ ना कि जेसन फॉर्मेट में आप जो चीज़ें भेजते हो उसकी डाटा टाइप्स कितनी है? जेसन के अंदर हम किस-किस तरह का डाटा भेज सकते हैं? तो जेसन की ना डाटा टाइप्स होती हैं कुछ, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। देखो जेसन की जो डाटा टाइप्स है ना, क्या रिक्वेस्ट बॉडी जो आप भेजते हो जेसन टाइप की, उसमें कुछ आप डाटा टाइप भेज सकते हो। जिस तरह हर लैंग्वेज की अपनी डाटा टाइप होती है, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, नल वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू, अरे, ऑब्जेक्ट, ये सारी डाटा टाइप्स हैं। सो इनकी जेसन की भी अपनी डाटा टाइप्स होती हैं। जो आप बॉडी भेज रहे हैं ना, इस बॉडी के अंदर आप क्या-क्या भेज सकते हो? तो हम इधर ही लिख लेते हैं ज़रा। अच्छा जी, जेसन की डाटा टाइप्स। अच्छा जी, जेसन की जो डाटा डाटा टाइप्स होती है ना आपके पास, वो होती हैं नंबर 1, आपके पास होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है? आप ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। ये कर्ली ब्रैकेट जो इसमें जेसन में शो करती हैं, ये एक ऑब्जेक्ट को के बारे में प्रेज़ेंट कर रही होती हैं कि एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है? तो पहली आपके पास डाटा टाइप हो गई जी हमारे पास कि हम ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं। नंबर 2 हम इसके अंदर जो भेज सकते हैं वो है अरे। कि यार हम अरे को भेज सकते हैं, अरे इस फॉर्मेट में आ रही होती है। और अगर मैं उसका फॉर्मेट बताऊँ तो सम टाइम हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये कॉपी मैं कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद बल्कि इसको मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये एक अरे बना लेता हूँ। अरे बनाने के बाद मैं इसके अंदर इसको पेस्ट करता हूँ।
पेस्ट करने के बाद कॉमा करके फिर इसको पेस्ट करता हूँ, फिर कॉमा करके फिर इसको पेस्ट करता हूँ, और इसको ब्यूटीफाई करने पे ये इसको खुद अलाइन कर देता है। अब मेरे पास लाइन, अब देखो ये मेरे पास एक अरे है, इस अरे के अंदर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, पहला ऑब्जेक्ट कॉमा सेपरेट, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉमा सेपरेटेड, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो जो मुझे समझ आई है, मेरे पास दूसरी डेटा टाइप होती है अरे, या मैं ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ रिक्वेस्ट में, या मैं अरे भेज सकता हूँ। नंबर 3, मैं भेज सकता हूँ स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यूज वही जिस तरह से आम स्ट्रिंग्स चलती हैं। तो देखो जेसन के अंदर जब भी आप रिक्वेस्ट बॉडी भेजते हो तो हमेशा आप उसकी एक की होती है, उसकी एक वैल्यू होती है। ये की है, की आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के सॉरी ये स्ट्रिंग की जो होती है ना इन्वर्टेड कॉमास, इन्हीं के अंदर भेजते हो हमेशा, चाहे आप न्यूमेरिक वैल्यू भेज रहे हो, चाहे आप स्ट्रिंग वैल्यू भेज रहे हो, चाहे आप नल वैल्यू भेज रहे हो, चाहे आप कोई भी वैल्यू भेज रहे हो, उसके लिए आप की हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही भेजते हो। फिर आप कॉलन का कीवर्ड यूज करते हो, उसके बाद आप वैल्यूज लिखते हो। अब हम किस किस तरह की वैल्यूज के अंदर लिख सकते हैं। नंबर 1, ये लिखी हुई है स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है, ये तो की हमेशा ऐसी आएगी ना। लेट्स से एक जेसन की रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहे हो, आईडी, नेम, एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एड्रेस, व्हाटएवर कुछ भी आप लिख रहे हो, डेट, वो सब कुछ की जो की होगी ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आएगी। अब इस कॉलन के बाद फोन नंबर भी, कुछ भी, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कॉलन के बाद आपने वो जो वैल्यू बताओगे वो उस टाइप की कंसीडर हो रही होगी। ये है स्ट्रिंग टाइप जो मैं भेज रहा हूँ। अगर मैं पासवर्ड भेजना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं न्यूमेरिक वेज में भेजना चाह रहा हूँ, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू में भेज सकता हूँ। तो एक हमने देख ली कि स्ट्रिंग टाइप होती है, दूसरी हमने देख लिया कि नंबर होती है, कि हम नंबर्स भेज सकते हैं जेसन के अंदर। तीसरी इसके अंदर जो हमारे पास टाइप निकल के आती है सामने, वो आती है जी बुलियन वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर बुलियन की एक की ले लेता हूँ, की अगेन हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगी। मैं कॉलन के बाद अब इसको ट्रू कर सकता हूँ या इसको फॉल्स कर सकता हूँ, और अगेन इसका कॉमा रिक्वायर्ड होगा कि हर एक की वैल्यू के बाद, ये की है ये उसकी वैल्यू है, ये की है ये उसकी वैल्यू है, उसके बाद एक एक कॉमा आएगा ताकि नेक्स्ट वैल्यू उसमें चले। तो दूसरी जो तीसरी चीज हम भेज सकते हैं वो है बुलियन। ठीक है, हमारे पास बूलियन आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज जो लास्ट वैल्यू बचती है, जो टाइप बचती है, वो है जी नल। समटाइम आपने देखा होगा रिक्वेस्ट के अंदर नल या रिस्पॉन्स के अंदर नल आ रहा होता है, अगर आपको चीज नहीं भेजे तो उसमें हमें नल मिल जाता है। तो कॉमा करके अगर मैं नल, मैं की का नाम भी ये रख लूं नल वैल्यू, और इसके अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ नल, तो ये नल वैल्यू को सपोर्ट करता है। तो हमने जो देखा कि जेसन जो सपोर्ट करता है वो 6 तरह की डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 अरे, नंबर 3 आपके पास स्ट्रिंग, नंबर 4 आपके पास नंबर, एंड नंबर 5 आपके पास बुलियन वैल्यू, एंड नंबर 6 आपके पास क्या है जी, नल वैल्यूज। तो इंटरव्यू के अंदर जो अगला क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि यार आपके पास कितनी तरह की डाटा टाइप्स हैं जेसन की, तो ये 6 तरह की टाइप्स हैं। वो मैंने आपको करके भी बता दी किस तरीके से आएंगी, वो इस तरीके से चेंज होंगी, कि हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रहेगी। फिर तीसरा क्वेश्चन एक ये भी पूछ लेते हैं कि इन्वायरमेंट और ग्लोबल इन्वायरमेंट में डिफरेंस क्या है, या हिस्ट्री टाइम में क्या है। हिस्ट्री टाइम में आपके पास रिक्वेस्ट की हिस्ट्री पड़ी हुई होती है। इन्वायरमेंट में आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो, लाइक क्यूए का इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट, यूएटी का इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या होता है, ऐसे इन्वायरमेंट जब वो डाटा आपके पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा होता है, आप उसको ग्लोबल वेरिएबल्स की फॉर्म में सेव कर लेते हो, जैसे हमने किया, और हम उसका फिर बाद में मल्टीपल रिक्वेस्ट में यूज कर रहे होंगे। हम बेस यूएल भी बनाएंगे, लेकिन वो आगे चल के बनाते हैं। अच्छा, अब ये काम जब मैंने कर लिया है, अब मैं इसको दोबारा से अनडू कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किस तरीके से डेटा टाइप्स को बना रहे होते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर भेज रहे होते हैं। क्यों मुझे ये कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि जब मैं आपके पास ये टेस्ट लिख रहा था ना, जिसमें से मैंने टोकन निकालना है ऑथ की रिक्वेस्ट में से, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर मेरे पास हमेशा जब भी आपको रिक्वेस्ट मारोगे ना, और आपने देखना होगा कि यार इसके रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, मैं देख ही लेता हूँ हर रिक्वेस्ट को चला के, तो उसके टेस्ट में जाओ, उस रिक्वेस्ट की टेस्ट में जाओ, जाके सिंपली लिख दो कंसोल डॉट लॉग प्रिंटिंग रिस्पॉन्स, कुछ भी अगर आप लिखना चाहो, कॉमा सेपरेटेड के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट लिख के प्रिंट कर दो, तो आपके पास इस रिक्वेस्ट का पूरा रिस्पॉन्स निकल के आ जाएगा, अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स कर रहा होगा। अब प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है इधर कि मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये स्ट्रिंग आ रही है मुझे, तो मुझे इसको पहले पार्स करना पड़ेगा। पार्स का मतलब क्या कि जेसन जब आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ जाए और आप चाहते हो कि उसके अंदर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है या वैल्यू मुझे चाहिए, तो आप उसको पार्सिंग कर लेते हो इन इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए, स्ट्रिंग वैल्यूज को खत्म करने के लिए, इसको स्ट्रिंग खत्म करके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे इसको पार्स करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इधर ही भी पार्स करने से बेहतर ये है कि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट के साथ उसको डिक्लेयर कर लेता हूँ। लेट का मतलब ये है कि मैंने अब इसको डिक्लेयर कर लूंगा, उसके बाद उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकूंगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ लेट रिस्पॉन्स, कि यार मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है जी रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर, लेकिन मुझे इसको पार्स करने की जरूरत है। पार्स से मुराद ये है कि यार डूड जिस वे में तुम आ रहे हो, मुझे इस वे में एक्सपेक्टेड नहीं हो, एक्सेप्टेड नहीं हो, मैं अब तुम्हें क्या करना चाह रहा हूँ, पास करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, जेसन
डॉट पार्स, एंड जेसन कैप्स लॉक में होगा, डॉट पार्स। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर वो वाला ऑब्जेक्ट भेज दोगे जो कि आपने पार्स करना है। नाउ मैं क्या करने लगा हूँ, इस रिक्वेस्ट को अब सिंपली प्रिंट करूंगा, इस रिस्पॉन्स को जो मेरे पास अब लेटेस्ट आएगा, प्रिंट करके देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। तो अब देखो मेरे पास जो रिस्पॉन्स है उसमें अब सिर्फ टोकन आ रहा है, टोकन की आ रही है बेसिकली, और उसकी एक वैल्यू आ रही है। हैविंग सेड दैट, मुझे अगेन वैल्यू से कंसर्न है, मुझे उसकी की से कंसर्न नहीं है। तो अगर मैं इसको कर लूँ ना रिस्पॉन्स डॉट टोकन, अब जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाना होता है ना, तो आप सिंपली डॉट का कीवर्ड लिख लेते हो। एक कॉन्सेप्ट और दे देता हूँ इसमें, कि आपने जब जब भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गेट करना होता है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज होती है उनको गेट करना होता है, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज या इसको वैल्यूज कुछ भी आप बोल लो, जब हमने इनकी वैल्यूज को गेट करना होता है ना, आपके पास दो तरीके हैं। नंबर वन, आप डॉट नोटेशन यूज करते हो, ठीक है, डॉट नोटेशन यूज कर लेते हो, या आप स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज कर लेते हो इसकी वैल्यूज को गेट करने के लिए, ठीक है। हमने कौन सी यूज की है, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। हमने कौन सी यूज की है, हमने डॉट नोटेशन यूज करने लगे हैं। कैसे, देखो रिस्पॉन्स डॉट, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए मुझे, टोकन, तो मैं करूंगा टोकन डॉट, डॉट करूंगा तो मैं आगे लिख दूंगा टोकन। तो अब इस स्टेट का लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है कि रिस्पॉन्स में एक आपके पास ऑब्जेक्ट है आ रहा है, आपने उसकी कोई प्रॉपर्टी गेट करनी है, तो मैं लिखूंगा डॉट, डॉट करके वो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ले गया, मुझे कौन सी प्रॉपर्टी गेट करनी है, मैं उसका नाम बता दूंगा कि यार टोकन, ठीक है। अब इसको अगर मैं सेंड करता हूँ, तो ये मैंने डॉट नोटेशन यूज की है, पहले वाली स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन ही यूज करा। तो अब देखो उसने मुझे उसका रिस्पॉन्स में वो टोकन निकाल के दे दिया कि यार ये टोकन आप, यू वर लुकिंग फॉर दिस टोकन, एंड यही हमें रिक्वायर्ड था। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, मुझे ये सेट करवाना है इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जो कि एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन। एंड सेकेंडली, जब आप कोई भी चीज एक्सेस टोकन को क्रिएट करते हो ना, तो इस फॉर्म में होता है, आपने उसको चेक करना है ताकि ये यूटिलाइज हो सके। तो इस चेक करने के लिए सिंपली आप इसके ऊपर होवर करो, इस क्लिक को क्लिक कर दो, अब ये आपके पास सेट हो जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, मैं आगे क्या कर लेता हूँ वॉर। अब मुझे क्या करना है, इसको सेट करवाना है, तो सेट करने के लिए क्या होता है, पोस्टमैन आप लिखोगे सिंपली, इसके अंदर डॉट करोगे, डॉट करने के बाद आप इसको कहोगे कि यार सेट कर दो मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल, क्योंकि ये हमारे पास एक इन्वायरमेंट के अंदर पड़ा हुआ है इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो मैं लिख दूंगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, कि मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल आप सेट कर दो। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल में वो पूछेगा अच्छा जी वेरिएबल का नाम आपने क्या रखा है, तो हमने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है एक्सेस टोकन, ठीक है। उसके बाद कॉमा सेपरेटेड, वो कहेगा मुझे ये उठाना कहाँ से है, मुझे पहले ये भी बता दो कि मैं कहाँ से उठा के इसमें सेट करना है। तो मैं कह रहा हूँ ये रिस्पॉन्स के अंदर जाओ, ठीक है, वो रिस्पॉन्स के अंदर आ गया, वो कहेगा ठीक है, मैं कहूँगा इसके अंदर ना टोकन पड़ा होगा, उसमें से उठा लो, ठीक है, जो कि हम नीचे प्रिंट करवा दें, अब मैं ऊपर वो काम कर रहा हूँ। अब वो इसको पकड़ेगा और इसके अंदर वो वैल्यूज को सेट कर देगा। अब जब भी मैं अपडेट करने लगूंगा, अब देखो इधर आके, तो अब जहां जहां पे टोकन मैं जाके हार्ड कोडेड वे में दे रहा था ना, उधर मुझे हार्ड कोडेड देने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं उसको पकड़ूंगा, डेल करूंगा, दो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, तो वो देखो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल का ई से आइडेंटिफाई भी हो रहा है, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने सेट किया होगा या क्रिएट किया होगा, उधर आपको शो हो रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद वो खुद ब खुद उसकी कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देगा, अब आपके पास ये काम सेव है। मैं एक रिक्वेस्ट को अब क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी आईडी पकड़ता हूँ, आईडी पकड़ने के बाद मैं इसकी अपडेट रिक्वेस्ट में जाता हूँ, सिंपली आईडी पेस्ट करता हूँ, और मैं आईडी पेस्ट करने के बाद इसको अब चलाता हूँ, तो इसको चलना चाहिए, उसने इसको चला दिया। लेकिन इन केस अगर मैं ये एक्सेस टोकन नहीं देता, ठीक है, अगर इन केस में ये एक्सेस टोकन इसको नहीं देता, तो वो रिक्वेस्ट को कह देगा फॉरबिडन, यानी कि आपको इसको आप ऑथराइज नहीं हो इस चीज को करने के लिए, राइट। तो अगर इसके मैं अगेन बता दूं, अगर मैं इसकी एक्सेप्ट टाइप भी चेंज कर देता हूं, अगर मैं बताता नहीं कि एपीआई किस फॉर्मेट में रिक्वेस्ट रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रही है सर्वर साइड से, तो वो 418 का स्टेटस कोड दे देगा आई एम टी बोर्ड, यानी कि सर्वर लिटरली आपको बोल रहा है कि आई एम किडिंग विद यू। इसका मतलब ये होता है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं सिलेक्ट करके बस को दोबारा भेजता हूं, तो उसने इस चीज को अपडेट कर दिया। अब अगर मैं अपडेट के बाद पार्शियल जो अपडेट रिक्वेस्ट है वो चलाना चाहूँ, तो मैं सेम आईडी पेस्ट करूंगा, आईडी पेस्ट करने के बाद पार्शियल अपडेट बुकिंग में जाऊंगा, इसके हेडर में दिखूंगा मैंने वो सेट कर दिया सेक्स टोकन, यस सेट है। अब मैं इसमें सिंपली आईडी चेंज कर देता हूं, आईडी चेंज करने के बाद मैं इसको जब रिक्वेस्ट करूंगा, तो मेरे पास वो पार्शियली भी अपडेट हो गया। अब पार्शियली अपडेट और अपडेट के अंदर थोड़ा डिफरेंस मैं बताता चलूं। इसमें मैं क्या अपडेट कर रहा था, इसमें मैं पूरी बॉडी बेच की चीजों को अपडेट कर रहा था, पहले मैंने अपनी क्रिएट करते हुए हसन कयूम लिखा होगा, और अब मैंने जब अपडेट किया तो मैंने लेट्स से जेम्स ब्राउन लिख लिया, ऑल्दो आई शुड राइट इट डाउन, जॉन विक और कियानो रिवीज,
as they are my favorite characters, person or actor you can say that. So अगर मैं इसको भेजता हूँ ना रिक्वेस्ट के अंदर, तो वो क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को अपडेट कर देगा। फर्दर मोर अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी को मैं एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि टोटल प्राइस को मैं सिर्फ अपडेट कर दूँ, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसकी रिक्वेस्ट बॉडी में जाना है। रिक्वेस्ट बॉडी में जाके मुझे सिंपली वो प्लेस करना है। अब एक ही है तो उसको मुझे लेट्स से मैं 200 लिख देता हूँ। अगेन द आईडी इज गोइंग टू रिमेन सेम एंड उसने सिंपली उस इन्फॉर्मेशन को कर दिया अपडेट। तो पुट और पैच में ये डिफरेंस है कि जो चीज़ आपको अपडेट करनी है स्पेसिफिकली वो भेजो, वो अपडेट हो जाएगी। और पुट में जो है आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेज के और जो चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है आप वो चेंज करवा रहे होते हो। ये भी हमारा क्लियर हो गया। हैविंग सेड दैट, हमारे पास अब एक डिलीट की रिक्वेस्ट बची है। डिलीट की रिक्वेस्ट के अंदर भी हमें टोकन रिक्वायर्ड था, तो टोकन मैंने वैसे पेश कर दिया जैसे मैंने आपको बताया था हमने किया था। यूजली अगेन बता रहा हूँ, हमें ऑथराइजेशन के सेक्शन में जाके ये टोकन प्रोवाइड करना पड़ता है। कभी वो कोई बेरर टोकन यूज कर रहा होता है, कोई JWT टोकन यूज कर रहा होता है, कोई डिफरेंट तरह के टोकन यूज कर रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्स के अंदर ही आ रहे होते हैं। आपने इसी तरीके से गेट करना है, वेरिएबल में सेट करना है और जिस तरह की भी ऑथराइजेशन यूज हो रही है उधर आके आपने उसको पेस्ट कर देना है। अगर इधर पेस्ट हो रहा है तो इधर पेस्ट कर दो, अगर वो हेडर में कहीं टोकन मांग रहे हैं तो हेडर में पेस्ट कर दो, आपका काम चल जाएगा। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब अगर मैं इसकी बॉडी में आता हूँ तो ऑब्वियसली जब आपने डिलीट की रिक्वेस्ट चलानी होती है तो आप सिंपली आईडी देते हो। जो आप आईडी प्रोवाइड कर रहे होते हो वो उस रिकॉर्ड को क्या कर देता है, सिंपली डिलीट कर देता है। अगर मैं इसकी डिलीशन पे आऊँ ना तो डिलीशन के केस में उसको यहाँ तो 200 देना चाहिए, यहाँ उसको देना चाहिए 204। बट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दीज टू स्टेटस कोड्स, ये हमें कुछ अनोखा ही देता है विच इज क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड इट इज 201। सो अब देखो एपीआई का टेस्टिंग हम ना कर रहे हो और हम लोग इस चीज को ऐसे ही जाने दें और कल कलाम को सक्सेस मैसेज हमें फ्रंट एंड पे आ जाए कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेकिन बिहाइंड द सीन वो डिलीट हो रहा हो, तो कितना बैड यूजर एक्सपीरियंस है। सो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम एपीआई को टेस्ट करना होता है। कैसे टेस्ट करना होता है, देखो जो चीज आप क्रिएट कर रहे हो ना, क्रिएट करते हुए आप उसके हेडर में देखो आप कंटेंट टाइप क्या भेज रहे हो, किस टाइप की फॉर्मेट में भेज रहे हो, और फिर आप एक्सपेक्ट भी ऑब्वियसली उसी फॉर्मेट में उससे कर रहे होगे कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो किस फॉर्मेट में कर रहा हूँ आपसे अपडेट करने के बाद या पैच करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा वो भी एप्लीकेशन और जेसन फॉर्मेट का ही होगा। आप उसको अनचेक करके देखो क्या एपीआई खुद इसको एक्सेप्ट इस तरह से कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा। हर एपीआई इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि जिस कंटेंट टाइप में आप अगर ऐसे एक्सएमएल भेज रहे हो, पीडीएफ भेज रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो, एचटीएमएल, तो आप रिक्वेस्ट भेज दो और एक्सेप्ट टाइप को अनचेक कर दो और चेक करो कि क्या सर्वर आपको रिस्पॉन्स एक्यूरेट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, उसको दिखाना चाहिए। अगर वो नहीं दिखा रहा तो वो प्रॉब्लमैटिक है। वाई प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आप एपीआई खुद ऐसी डिजाइन होनी चाहिए कि वो जो कंटेंट टाइप लेके जा रही है उसमें वो हम लोग एक्सेप्ट भी करेंगे रिस्पॉन्स। अब अगर मैंने क्या किया कि एक्सेप्ट टाइप इसको चेंज करके उसको रिक्वेस्ट सेंड किया, आल्दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। फर्क पड़ा होगा जो जो मैंने ऊपर एक रिक्वेस्ट आईडी भेजी है, उसकी बुकिंग आईडी भेजी है, अगर मैं उसको दोबारा अपडेट करने की कोशिश किया, अब ये सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसने कह दिया मेथड और नॉट अलाउड, हालांकि उसको कहना चाहिए था नॉट फाउंड, कि हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस एपीआई के डिफरेंट इश्यूज हैं। ठीक है, आपने जब कुछ चीज डिलीट कर दी, डिलीट करने के बाद उसको गेट करो, गेट कर रहे हो या उसको अपडेट कर रहे हो, तो उसको कहना चाहिए नॉट अलाउड, कि ये चीज ही नहीं पड़ी, नॉट फाउंड, ये चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती जिसको आप करने जा रहे हो, लेकिन ये कह रहा है मेथड नॉट अलाउड। मेथड नॉट अलाउड तब आना चाहिए जब अगर मैं पुट की बजाय इधर गेट कर देता हूँ। तो ये इस सेशन के कुछ पॉइंट्स थे। आई होप काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें कवर की होंगी जो आप लोगों को आपके लिए न्यू होंगी और आप लोगों ने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा, देखा होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। अगर मैं कुछ चीज़ मिस कर गया हूँ और आपको लगता है कि यार आपको वो भी चीज़ सीखनी है, फॉर दैट आई मस्ट से कि आप ज़ुबैर या मुबीन या एसक्यू सर्कल के किसी रिप्रेजेंटेटिव्स को मैसेज लीव कर देना, मैं उससे वन वन कर लूँगा या उसको पर्सनली गाइड कर दूंगा कि फर्दर उसको क्या किया जा सकता है। लेकिन बेसिक लेवल पे ये मेरे ख्याल से इतनी गाइड आप लोगों के लिए इनफ है टू जस्ट स्टार्ट योर एपीआई टेस्टिंग। ठीक है हसन, थैंक यू सो मच यार, आपने टाइम दिया और होप सो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे ऑब्वियसली। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, मुसाब का क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज ना थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मेरा इंटरनेट थोड़ा इशू कर रहा था, तो मेरी जो काफ़ी हद तक चीज़ें ना वो मिस हो गई हैं। तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी इसकी, ताकि हम उसको जी, प्रैक्टिस कर इसकी सकें बिल्कुल रिकॉर्डिंग स्क्रैच से? इसकी रिकॉर्डिंग आज नहीं तो सुबह इंशाल्लाह ना हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नो इश्यूज़। चले, और थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो हमारा प्रीवियस सेशन था वो भी एपीआई से रिलेटेड, तो वो भी आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो एक दफ़ा।
वो भी ओके, अपलोड थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। अच्छा, वो ना एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन था मोइज का, तो वो स्टब्स एंड ड्राइवर्स के बारे में पूछ रहा था कि स्टब्स हम पोस्टमैन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसका यहाँ पे एक ना उसके रेलिवेंट टर्म यूज होती है मॉक टेस्टिंग, और उसके लिए हम मॉक सर्वर वगैरह सेट करते हैं। तो हसन आप उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बता दें। बिल्कुल ठीक है। मॉक हाँ बिल्कुल ठीक है। मॉक टेस्टिंग एक एक टर्म हम लोग यूज करते हैं कि जैसे अगर आपकी एपीआईज अभी इमेच्योर्ड हैं, वो या अंडर डेवलपमेंट है एंड दे आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली, देन वी नीड टू टेस्ट दोस एपीआईज। तो हम उसको कैसे कर रहे होते हैं। अच्छा, उस केस में क्या होता है कि आप पूछते हो अपने डेवलपर से कि आप जेसन बॉडी में क्या क्या पैरामीटर्स भेज रहे हो सर्वर को। वो कहता है यार मैं आपको इस फॉर्मेट में रिक्वेस्ट जो है वो भेज रहा हूँ। आपकी जो की है ये न्यूमेरिक वैल्यूज जा रही होगी, ये आपकी इंटीजर वैल्यूज जा रही होंगी, ये डेट वैल्यूज जा रही होगी, डेट इस फॉर्मेट में जा रहा होगा, या अप टू सॉन इस तरीके से हम लोग ये पेलोड भेज रहे होंगे। आपने क्या करना होता है एज ए डेवलपर या एज ए टेस्टर, आप एक अपना एक जेसन पेलोड बना लेते हो ज्यूम करते हुए कि उसमें ये वैल्यूज हमारे पास जा रही होंगी, और आप रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो। रिक्वेस्ट सेंड करते हुए आप देखते हो कि आपके पास डाटा वैसा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वैसा सेव हो रहा है तो रिस्पॉन्स आपके पास कैसा आ रहा है, वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अब उसकी जो प्राइम एग्जांपल आई कैन गिव, उसके लिए हमें जो टेस्टिंग के लिए हम लोग कर रहे होते हैं वो होता है जेसन सर्वर। आप जेसन सर्वर इंस्टॉल कर लो। जेसन सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली वो आपको बिल्ट इन पोस्ट और कमेंट्स की आई बिलीव 2 डेटाबेसेस प्रोवाइड कर रहा होता है। आप जेसन सर्वर को रन कर लो। जेसन सर्वर को रन करने के बाद पोस्ट को और या कमेंट्स को आपके पास जो db.json की फाइल होती है उसमें जाके सिंपली चेंज कर दो, जो भी आपने नाम रखना हो टेबल का वो रख लो और हिट कर दो, सेव कर लो। अब जेसन को रन करो सर्वर को जहां पे आपने db.json की फाइल सेव की हुई होती है, और उसके बाद सर्वर को रन करने के बाद पेलोड बनाओ जैसा भी आप डिजाइन कर रहे हो और सेंड रिक्वेस्ट कर दो। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, जो भी आप करना चाह रहे हो। जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आपके जेसन सर्वर के अंदर वो फाइल जो db.json की फाइल जहां पे आप वॉच करवा रहे होगे जेसन सर्वर के थ्रू, वहां पे वो चीजें पॉपुलेट होती चली जाएंगी। आप देख सकोगे अच्छा यार अगर मैं ये रिक्वेस्ट भेजता हूँ उसके रिस्पॉन्स में ये आएगा, ये रिक्वेस्ट भेजता हूँ उसके रिस्पॉन्स में इस तरीके का मैं डाटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर आप कंडीशंस भी लगा सकते हो। मैंने आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट रिक्वेस्ट की। क्रिएट रिक्वेस्ट करते हुए मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्रिएट रिक्वेस्ट प्री रिक्वेस्ट का स्क्रिप्ट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार ये रिक्वेस्ट का डाटा मेरे पास जा रहा है, मैंने उसको पार्स करके देख लिया मेरी रिक्वेस्ट में एग्जैक्ट जा क्या रहा है, और उसके बाद मेरे पास रिक्वेस्ट सारा डाटा इधर पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको हिट करूं और मैं देखना चाहूँ जो मैंने बॉडी के अंदर डाटा भेजा हुआ है ना, ये वाला, ये मेरे पास कंसोल होकर इधर प्रिंट होकर भी आ रहा होगा। अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट राइट, ये मेरे पास आ रहा है डाटा। अब आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअली इनकी वैल्यूज को गेट करके सेव करवा सकते हो। और आप क्या कर सकते हो अगर आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल इफ रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर मेरे पास ये वाली वैल्यू टोटल प्राइस ग्रेटर देन 1100 है, कोई क्राइटेरिया वाला से आता है कि अगर 100 से वैल्यू ग्रेटर है तो आपने सेट करवाना है 50 टू 100 के, यानी कि 100 के प्लस। अगर आपकी वैल्यू आ रही है 50 टू 100 के दरमियान में तो आपने सेट करवाना है डीबी के अंदर 50 के टू 100, और अगर लेस से आपसे लेस देन 50 वैल्यू आ रही है तो आपने डीबी के अंदर सेव करवाना है लेस देन 50। तो आप इधर फिर वो इफ की कंडीशन के साथ ऐसे लगाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिख सकूं इफ, अब आपके पास आ रही है ये वाली बॉडी, इसके अंदर आपके पास सारा डाटा आ रहा है रिक्वेस्ट का, आप सिंपली ये लिखो डॉट प्राइस फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर मेरे हाथ से पहले मुझे जाना पड़ेगा, पहले मैं ये प्रिंट करवा लेता हूँ। इसके अंदर मेरे पास आया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड टोटल प्राइस राइट। मैं इसको लिख लेता हूँ सिंपली टोटल प्राइस, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आई बिलीव टोटल प्राइस। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, आप इफ एल्स की कंडीशन के साथ लगा के इधर वो लॉजिक लिखोगे। लॉजिक आप इस तरह से लिखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि आपने वैल्यू सेट करवानी है टोटल प्राइस आपकी ग्रेटर देन लेट्स से 100 हो, तो आप क्या अंदर सेव करवाना चाह रहे हो वो आपको मेरे ख्याल से जो है ना इंटरनेट से भी काफी हेल्प मिल जाएगी। आप किस तरह से वैल्यूज को सेट करवा सकते हो एज ए इंडिविजुअल। आप इसको पकड़ोगे, अगर आपको ट्रू मिल जाती है कंडीशन, ठीक है, अभी मैं सिर्फ रिटर्न करा रहा हूँ ट्रू, तो मैं यहाँ प्रिंट भी करा देता हूँ, प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ ट्रू, ठीक है। एल्स में मैं प्रिंट करवा देता हूँ फॉल्स, ऐसे मैं इसमें प्रिंट करवा देता हूँ फॉल्स, कंसोल डॉट लॉग फॉल्स। अच्छा, अब इसको मेरे रिक्वेस्ट को हिट करता हूँ। अब मैं क्या चेक कर रहा था कि मेरी क्या जो टोटल प्राइस रिक्वेस्ट के अंदर 100 के जा रही है इक्वल या ग्रेटर जा रही है या नहीं जा रही। अगर तो 100 के
ग्रेटर जा रही है, तो जो लॉजिक आपने परफॉर्म करनी है वो इधर परफॉर्म करके, जिस तरह से मैंने अपना और टोकन का वेरिएबल सेट करवाया, आप वो वैल्यू सेट करवा लोगे या एज ए ऑब्जेक्ट सेट करवा लोगे, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगे। आप एक ऑब्जेक्ट बना लोगे, उसके अंदर वो वैल्यूज को रखोगे, और फिर आप क्या करोगे, डीबी के अंदर सेव करवा लोगे या सेंड करते वक्त रिक्वेस्ट को सेव करवा लोगे, और फिर उस सेट किए हुए वेरिएबल को आप जहां जहां भी यूज करना चाहो उसको दे सकते हो। हैविंग सेड दैट, यूजुअली हम करते क्या है, हम इस तरह से प्री कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, हम सिंपली फॉर्मेट बनाते हैं, बनाने के बाद प्री रिक्वेस्ट में चेक करते हैं कि हम ये जा रहा है, तो क्या रिस्पांस के अंदर, रिस्पांस की बॉडी के अंदर वो हमें रिस्पांस भी वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर मैं सर्वर को भेजता हूँ तो, या नहीं आ रहा, क्या सीन है। इस तरीके से करके हम चीज़ों को कर रहे होते हैं। एंड हैविंग सेड दैट, जो मॉक टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं ना यूजुअली, एपीएस की जब मैं बात करूं, तो वो उसके लिए जो प्रेफरेबल टूल रहता है वो पोस्टमैन नहीं रहता, उसके लिए होता है चेस्ट। चेस्ट एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक कह लो कि इसी काम के लिए यूज होता है, मॉकिंग के लिए वो यूज होता है, और ये टेस्टिंग इस तरह से कर रहा होता है कि आप जो मॉक डाटा प्रोवाइड कर देते हो कि इसके अकॉर्डिंगली मैं रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो जो जिस फॉर्मेट में आपने उसको बताया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव कर रहा होता है। एंड आई मस्ट से आप उसके लिए चेस्ट को एक्सप्लोर करो। चेस्ट आई मीन ये वाला, ये ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि मॉकिंग के लिए ही यूज होता है। ठीक है हसन। अगर तो मुइज इस मीटिंग में है तो उम्मीद है उनका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। नहीं, एक क्वेश्चन है हसन भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन था आपका। मेरे क्वेश्चन है, जब आपने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया था वो टोकन के लिए, तो आपने लेट का वेरिएबल यूज किया था, तो क्या हमें उसकी जगह कॉन्स्ट का वेरिएबल नहीं यूज करना चाहिए था, क्योंकि वो तो फिक्स रहेगा ना हमारा थ्रू आउट द सेशन। काइंडली इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें। तो हम लोग एनवायरमेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ये पोस्टमैन सपोर्टेड है, तो पोस्टमैन के वेरिएबल्स को हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट को। जो कॉन्स्ट का वेरिएबल है वो स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है, वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। सो हमें समझने की जरूरत है कि जो हमें स्क्रिप्टिंग हम लिख रहे होते हैं, टेस्ट लिख रहे होते हैं कलेक्शन के अंदर, वो लिख रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यूज करते हुए। लेकिन जो एनवायरमेंट वेरिएबल है वो पोस्टमैन के टूल का है, वो जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर हमने पोस्टमैन के अराउंड घूमना है तो वो उसके एनवायरमेंट वेरिएबल के थ्रू घूमना है, उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं उनके थ्रू नहीं घूम रहे। सो ये चीज थोड़ी डिफरेंट है। तो आई होप इट विल मेक आंसर ऑफ योर क्वेरी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा समझ आ गई बात की। शुक्रिया हसन भाई। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो हम सेशन एंड करते हैं। मेरा ख्याल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है। हसन, थैंक यू सो मच यार, आपने टाइम दिया। इसके अलावा ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वीकेंड पे टाइम अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। तो बाकी इस तरह के सेशन हम करवाते रहेंगे इंशाल्लाह, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपडेटेड रहिए आप, और यहाँ पे भी ग्रुप्स में भी हम सेशंस को की अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं, तो अपडेटेड रहिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much. Allah Hafiz.